In today's lecture, we have to study about galvanometer. ठीक है, a very important topic. ठीक है, बट समझने के लिए सिंपल है. सबसे पहली चीज कि गैल्वेनोमीटर करता क्या है. क्या लगता है आप लोगों को? आप लोग के हिसाब से गैल्वेनोमीटर करता क्या है? व्हाट इज योर टेक ऑन गैल्वेनोमीटर? गैल्वेनोमीटर जैसी चीज हम यूज क्यों करते हैं? क्या लगता है आप लोगों को? यस एवरीबॉडी, व्हाई डू यू थिंक वी यूज अ गैल्वेनोमीटर? यस, एब्सोल्युटली करेक्ट. क्या करता है वो गैल्वेनोमीटर? क्या करता है? रिप्लाई रिप्लाई ऑल ऑफ यू. गैल्वेनोमीटर जो है वो करंट को डिटेक्ट करता है. क्या करता है वो? करंट को डिटेक्ट करता है. somebody is saying वीक करंट को भी डिटेक्ट करता है. यस, गैल्वेनोमीटर की एक खासियत होती है कि वो वीक करंट को भी डिटेक्ट कर सकता है. ठीक है, तो सबसे पहले अभी हम लोग को ये सीखना है कि गैल्वेनोमीटर कैसे डिटेक्ट करता है करंट को. ये हमारा सबसे पहला काम रहेगा कि हम लोग को ये समझना है कि गैल्वेनोमीटर एक्चुअल में डिटेक्ट कैसे करता है करंट को. उसके पहले अपने को एक छोटी सी चीज पता होनी चाहिए जो अपन लोग बचपन में सीखते हैं, पर फिर भी मैं आपको बता देता हूं कि वो छोटी सी चीज क्या है. ठीक है, वो छोटी सी चीज ये है कि अ करंट कैरिंग कंडक्टर will experience a force if it is kept in an external magnetic field. सब लोग को मेरी बात बिल्कुल ध्यान से समझनी है. अगर हमको गैल्वेनोमीटर का फंक्शनिंग समझना है, अगर हमको ये समझना है कि गैल्वेनोमीटर काम कैसे करता है, तो हमें ये चीज समझनी पड़ेगी कि उसका बेसिक फंडामेंटल क्या है. मतलब ऐसा क्या होता है गैल्वेनोमीटर में कि वो करंट डिटेक्ट कर पाता है. उसके लिए आपको एक छोटी सी चीज पता होनी चाहिए, और ये छोटी सी चीज आप 11th या 12th स्टैंडर्ड में कभी ना कभी तो पढ़ोगे या पढ़ चुके होगे. एक करंट कैरिंग कंडक्टर को अगर आपने रख दिया किसमें, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में, अगर आपने करंट कैरिंग कंडक्टर को रख दिया, तो वो करंट कैरिंग कंडक्टर के ऊपर एक फोर्स लगेगी. एग्जाम्पल के तौर पे जरा समझाता हूं, बिल्कुल ध्यान से देखिए. सपोज कीजिए कि आपके पास यहां पे एक नॉर्थ पोल है और यहां पे आपके पास एक साउथ पोल है. ठीक है, और इस नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बीच में से आपने एक वायर रखी है इस तरह से, और इस वायर में से आई नाम का करंट फ्लो हो रहा है. ठीक है, एंड यू वेरी वेल नो दैट द मैग्नेटिक फील्ड विल ट्रेवल फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल. ठीक है, हम ऐसा भी अज्यूम कर सकते हैं कि ये जो वायर है इसकी लंबाई L है. ठीक है, तो ये L वी विल टेक एज द लेंथ ऑफ द वायर. ठीक है, B इसको बोला जाएगा मैग्नेटिक FIELD फील्ड. ठीक है, तो अगर आप याद करेंगे तो इस वायर में से फ्लो हो रहा है करंट, और इस वायर को रखा गया है एक मैग्नेटिक फील्ड के बीच में. तो अगर ऐसा होता है तो ये वायर पे लगता है एक फोर्स, और उस फोर्स का फॉर्मूला होता है F इज इक्वल टू ILB या IBL साइन थीटा. कहीं ना कहीं तो आपने ये फॉर्मूला पक्का देखा होगा, या फिर कहीं ना कहीं पे BIL साइन थीटा भी पढ़ते हैं बच्चे लोग, बिल करके भी इसको याद रखते हैं, या IBL या फिर ILB. IBL साइन थीटा विल बी द फॉर्मूला जो किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर पे लगता है जब उसको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा जाता है. इसमें I क्या है? इसमें I करंट फ्लोइंग थ्रू आपका वायर है. बी मैंने मेंशन कर दिया, एल मैंने मेंशन कर दिया. अब जो थीटा है, थीटा इज द एंगल
बिटवीन वायर एंड मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, एंड इस डायग्राम में अगर आपको देखना है कि थीटा कितना है, तो इस डायग्राम में आप साफ साफ देख सकते हैं कि थीटा इस डायग्राम में 90 है, क्योंकि वायर और जो ग्रीन कलर की मैग्नेटिक फील्ड आपको दिखाई दे रही है, उन दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल पड़ रहा है। तो ये होता है कि अगर आपने एक करंट कैरिंग कंडक्टर को आपने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा, तो उस करंट कैरिंग कंडक्टर पे यानी कि इस वायर पे एक फोर्स लगेगा, और वो फोर्स होगा F इज इक्वल टू आई एल बी साइन थीटा। क्या ये बात आपको समझ में आ रही है? क्या ये बात आपने कभी सुनी है? क्या आपको याद आ रहा है कि ऐसा कुछ हम लोगों ने बात किया हुआ है? गिव मी अ रिप्लाई। क्या आपको पता है ये सब चीजें? बताओ, नहीं पता तो अभी समझा कि ऐसा होगा। जल्दी बोलो, हाँ या ना, उठो, आंखें खोलो, रिप्लाई ऑल ऑफ यू, रिप्लाई रिप्लाई, ऑल ऑफ यू हैव टू गिव अ रिप्लाई। बोलो, अगर नहीं पता था तो अभी समझा कि ऐसा होता है। मैंने ऐसा नहीं बताया कि क्यों होता है, मैंने रीजन नहीं बताया अभी तक से। अभी रीजन बताने का टाइम नहीं है अपने पास, क्योंकि अपने को गैल्वेनोमीटर पढ़ना है। तो अभी सिर्फ तुम्हें इतना पता होना चाहिए कि ऐसा होता है, और मैंने तुम्हें फॉर्मूला भी बता दिया, F इज इक्वल टू आई बी एल साइन थीटा। बस उसमें क्या क्या चीज क्या क्या है सब बता दिया मैंने। आगे बढ़ सकते हैं क्या अभी? कैन वी मूव फॉरवर्ड? अगर ये चीज आपको समझ में आ रही है, तो अब हम गैल्वेनोमीटर पढ़ने के लिए तैयार हैं। ठीक है, अब जब आप गैल्वेनोमीटर को रियल लाइफ में देखोगे, जब आप गैल्वेनोमीटर को रियल लाइफ में देखोगे, तो रियल लाइफ में आपको गैल्वेनोमीटर एक्चुअल में कैसा दिखाई देता है? रियल लाइफ में जो गैल्वेनोमीटर होगा वो इस तरह से होता है। ये आपके रियल लाइफ का गैल्वेनोमीटर है। ये टर्मिनल और ये टर्मिनल, ठीक है ना? आई एम यूजिंग द वर्ड्स एज टर्मिनल्स। मैं क्या वर्ड यूज कर रहा हूं? टर्मिनल्स वर्ड यूज कर रहा हूं। टर्मिनल का मतलब होता है दो वायर। मतलब अब आप ये जो चीज देख रहे हैं ना, ये जो आप इस तरह के दो वायर्स देख रहे हैं, ऐसा समझिए कि यहां से ऐसे दो वायर्स निकलते हैं, गैल्वेनोमीटर से ऐसा बाहर दो वायर निकलते हैं। ठीक है, तो इन वायर्स को हम लोग क्या बोलते हैं? टर्मिनल्स बोलते हैं। सो ये जो दो टर्मिनल है गैल्वेनोमीटर के, इनको उठा के आपको स्विच बोर्ड के अंदर लगाना है, या कहीं पे भी लगाना है जहां पे आपको यह पता करना है कि करंट है या नहीं। तो इन दोनों वायर्स को मैंने उठाया, मैंने स्विच बोर्ड के अंदर लगाया और मैंने बटन चालू कर दिया। अगर स्विच बोर्ड में करंट फ्लो हो रहा है, तो ये कांटा डिफ्लेक्ट करेगा। या तो राइट साइड भी डिफ्लेक्ट कर सकता है, या तो लेफ्ट साइड भी डिफ्लेक्ट कर सकता है। ठीक है, और अगर कांटा लेफ्ट या राइट किधर भी डिफ्लेक्ट किया, तो समझ जाना कि करंट है। तो ये चीज आपको अभी तक से चैप्टर में तो फीलिंग आ ही गई होगी, क्योंकि हम लोग नल डिफ्लेक्शन तब से करते जा रहे हैं। तो हम लोग इस बात पे डिपेंड कर रहे हैं कि अगर गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्ट करेगा, तो इसका मतलब आपके सर्किट से करंट फ्लो हो रहा है, और अगर गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्ट नहीं करेगा, तो आपके सर्किट से करंट फ्लो नहीं हो रहा है। ठीक है, सो डिफ्लेक्शन ऑफ galvanometer shows the presence of current। अब सवाल ये उठता है कि अभिषेक शुक्ला, आपका वॉल्यूम बढ़ाइए, मेरा वॉल्यूम बढ़िया है। एवरीबडी इज एबल टू हियर मी क्लियर? मेरा वॉइस एकदम मस्त है? पब्लिक क्या बोल रही है? एकदम क्लियर है? अभिषेक शुक्ला, आपको अपना मोबाइल का वॉल्यूम बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, ओके, एकदम क्लियर आ रही ना वॉइस? ऐसा तो नहीं है? एकदम सिंपल क्लियर, बहुत ही बढ़िया। ठीक है, तो फिर अभी मैं आप लोग से ये कह रहा था कि अगर ये कांटे में डिफ्लेक्शन आता है, अगर ये कांटे में डिफ्लेक्शन आता है, तो अपन ऐसा बोलेंगे कि सर्किट्स में करंट फ्लो हो रहा है। पर समझ में ये आना चाहिए हम लोगों को कि तुमने ये दो वायर लगाया स्विच बोर्ड के अंदर, तुमने ये दो वायर लगाया स्विच बोर्ड के अंदर, और ऐसा क्या हो गया कि कांटा डिफ्लेक्ट कर गया करंट की वजह से? तो ये डब्बे के अंदर, ये जो गैल्वेनोमीटर का आपको डब्बा दिखाई दे रहा है, क्योंकि आपको बाहर से सिर्फ कांटा दिखाई दे रहा है,
आपको कांटे के अलावा कुछ नहीं दिखाई देगा। पर अगर मैं इस डब्बे के अंदर जाके ये देखना चाहूं कि गैल्वेनोमीटर काम कैसे करता है, तो हमें समझ में आएगा कि गैल्वेनोमीटर का वर्किंग क्या है। तो जरा डब्बे के अंदर जाके देखते हैं, और डब्बे के अंदर यही हो रहा है जो मैंने अभी आपको समझाया था। पर इसको थोड़ा डायग्रामेटिकल फॉर्म में समझते हैं कि डब्बे के अंदर क्या हो रहा है। चलिए गैल्वेनोमीटर के अंदर जाते हैं और समझते हैं कि गैल्वेनोमीटर के अंदर ऐसा क्या हो रहा है कि कांटा डिफ्लेक्ट करता है। ये होगा हमारा पेज नंबर 2। अगर आप गैल्वेनोमीटर के अंदर जाएंगे तो सबसे पहली चीज जो आपको देखने मिलेगी वो मिलेगा एक मैग्नेट। यहां पे होता है एक नॉर्थ पोल और यहां पे होता है एक साउथ पोल। ये आपका एक मैग्नेट आपको देखने को मिलेगा। उसके अंदर, उसके आजू बाजू में आपको एक सिलिंड्रिकल, इस तरह से आपको एक चीज दिखाई देगी, और इस सिलिंड्रिकल चीज के ऊपर इस तरह से एक वायर को लपेटा होगा। बहुत सारी वायर्स होंगी, बहुत सारी वायर्स होंगी। इस सिलिंड्रिकल चीज के ऊपर ही वायर्स को लपेटा हुआ होता है इस तरह से। ये सिलिंड्रिकल चीज थोड़ी बड़ी कर रहा हूं मैं, और इसको वायर्स को इन पे थोड़ा 3D व्यू अगर आपको देखना है तो यहां पे हम लोग एक 3D व्यू देख सकते हैं टेक्स्ट बुक में। अगर आप ये डायग्राम देखेंगे टेक्स्ट बुक का, तो ये ऐसे में ये बोल रहा है रेक्टेंगुलर कॉइल, जो बोल रहा है ये इस तरह से आपको एक रेक्टेंगुलर कॉइल दिखाई देगी। रेक्टेंगुलर कॉइल का मतलब वायर ही है, ऐसा नहीं कुछ और है। जो आपकी वायर होती है ना, जो दो टर्मिनल आप गैल्वेनोमीटर से बाहर आते हुए देख रहे थे, वही दो टर्मिनल की वायर्स हैं जो इस तरह से लपेटी हुई है। ये जो सिलिंड्रिकल सरफेस आपको दिखाई दे रहा है, इसको बोला जाता है आयरन कोर। आयरन से बना हुआ एक चीज है जिसके आजू बाजू इस तरह से आपने वायर्स को लपेटा हुआ है। एंड इस आयरन कोर पे एक इस तरह का नीडल लगा होता है। इस आयरन कोर पे इस तरह का एक नीडल लगा होता है, ठीक है। तो अब अपने को यह समझ में आ रहा है कि गैल्वेनोमीटर का बेसिक स्ट्रक्चर क्या है। इससे ज्यादा गैल्वेनोमीटर के अंदर कुछ नहीं होता। अब आप सोच रहे होंगे कि सर टेक्स्ट बुक ने ऐसा मैग्नेट बनाया पूरा और आपने ऐसा मैग्नेट बनाया है। प्लीज पे अटेंशन। वो जो टेक्स्ट बुक ने मैग्नेट बनाया उसको हॉर्स शू मैग्नेट बोलते हैं। अगर आप देखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे लिखा हुआ है, थोड़ा मैं कम जूम करता हूं। यस, अगर आप ध्यान से देखें यहाँ पे लिखा है हॉर्स शू शेप्ड मैग्नेट, है ना। ऐसे ही बनाते हैं, मैं भी ऐसे ही बनाना चाहिए मुझे, पर डायग्राम थोड़ा सिंपल दिखे इसलिए मैंने वो नहीं बनाया, ठीक है। तो क्या क्या चीजें आपको गैल्वेनोमीटर के अंदर दिखाई देंगी? आपको गैल्वेनोमीटर के अंदर एक मैग्नेट दिखाई देगा, आपको गैल्वेनोमीटर के अंदर एक आयरन कोर दिखाई देगा, जिस आयरन कोर के आजू बाजू एक वायर लपेटी हुई होगी, और इसी वायर को लपेट लपेट के आप फिर दो एंड बचेंगे आपके पास, वो दो एंड आप इस तरह से बाहर निकालते हो। ऑब्वियस ही बात है, जब आप लपेटना चालू करोगे तो ये लपेटना आप इधर से फिर ऐसा फिर ऐसा फिर ऐसा पूरा ऐसा टर्न्स बनाओगे, और फिर वापस आपका एक वायर बाहर निकल जाएगा। तो एक इनपुट वायर होगा, वो करंट इसमें घूमेगा, और फिर आउटपुट वायर से करंट बाहर आ जाएगा। सो हमें मेंशन करना है दिस इज अ मैग्नेट जो यहां पे यूज हो रहा है। इस चीज को आप एक पॉइंटर बोल सकते हैं, जिसको मैं कांटा या नीडल बोलता हूं। ये जो चीज आपको दिखाई दे रही है ये आपका कॉइल है, और ये जो चीज आपको दिखाई दे रही है ये आपका आयरन कोर है, ठीक है। अब क्या होता है, समझो इस टर्मिनल और इस टर्मिनल को आपने स्विच बोर्ड में लगा दिया। जैसे ये टर्मिनल और ये टर्मिनल को आपने स्विच बोर्ड में लगाया और बटन ऑन किया, अगर स्विच बोर्ड में करंट है तो ऑटोमेटिकली इधर से भी करंट फ्लो चालू होगा, क्योंकि स्विच बोर्ड में से करंट निकलेगा, करंट इधर से एंट्री करेगा, इस पूरे रेक्टेंगुलर वायर में घूमेगा, और फिर घूम के यहां से बाहर निकल जाएगा वापस स्विच बोर्ड के अंदर। ऐसे ही होता है, करंट आएगा, करंट घूमेगा, पूरा जितने भी नंबर ऑफ टर्न्स होंगे उसमें घूमेगा, और फिर वापस निकल जाएगा करंट। पर हमने अभी अभी सीखा कि ये करंट जब इस रेक्टेंगुलर कॉइल में घूमेगा तब उसको पता चलेगा कि मैं तो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में हूं। और तुमने अभी अभी एक चीज पढ़ी कि अगर किसी करंट को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया जाए तो वो करंट के ऊपर एक फोर्स लगती है, और तुमने उसका फॉर्मूला भी पढ़ा, IBL sin थीटा। तो सपोज करो
कि जो करंट यहां से फ्लो कर रहा है आए, घूम के आने के बाद वो करंट यहां पे ऐसा दिखाई देगा, मतलब यहां पे करंट ऊपर चढ़ेगा, वहां से घूम के आके यहां से करंट नीचे आएगा। तो ए, बी, सी और डी, अगर मैं इस कॉइल को नाम दे दूं तो होता क्या है, ये जो एडी और ये जो बीसी साइड होता है, इसके ऊपर लगती है फोर्स। बिल्कुल ध्यान से देखिए, कॉइल जो बनी है वो बनी है ए बी सी डी से, बराबर है। और आपकी मैग्नेटिक फील्ड जो है वो जा रही है फ्रॉम हियर टू हियर, इस तरह से आपकी मैग्नेटिक फील्ड जा रही है, ठीक है। अगर आप नोटिस करेंगे, जो साइड ए बी एंड साइड सी डी है, ये जो ए बी साइड है कॉइल का और ये जो सी डी साइड है कॉइल का, इसके और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में साइड ए बी एंड साइड सी डी मेक एन एंगल ऑफ 0 डिग्री विथ द मैग्नेटिक फील्ड। भूलना नहीं है, भूलना नहीं है, थीटा भी इंपॉर्टेंट है। थीटा, एंगल बिटवीन वायर एंड मैग्नेटिक फील्ड, फॉर्मूले में थीटा भी इंपॉर्टेंट है, वायर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल। तो अगर आप यहां पे देखोगे तो वायर को मैं 4 भाग में तोड़ के बात कर रहा हूं, एक रेक्टेंगुलर वायर है, उसको 4 भाग में तोड़ा है हम लोगों ने। अभी उसमें से 2 भाग के बारे में बात चालू है, एक ए बी जो आपको ऊपर दिखाई दे रहा है, एक सी डी जो आपको नीचे दिखाई दे रहा है। अगर आप ए बी वाले भाग को देखेंगे और आप मैग्नेटिक फील्ड को देखेंगे तो दोनों भाग एक दूसरे के साथ 0 डिग्री एंगल बना रहे हैं, बिकॉज दोनों एक दूसरे के साथ पैरेलल है। देखो ए बी और मैग्नेटिक फील्ड पैरेलल है, ब्लैक लाइन और ग्रीन लाइन पैरेलल जा रही है। तो अगर हम लोग ए बी और सी डी का एंगल 0 पकड़ते हैं तो फोर्स जो ए बी पे लगेगा या जो फोर्स सी डी पे लगेगा वो तो 0 लगेगा, क्योंकि फॉर्मूला क्या हो जाएगा, फॉर्मूला हो जाएगा कैसे, फॉर्मूला आपको पता है ना, आई बी एल साइन थीटा। तो आप यहां पे क्या पुट करोगे, आई बी एल साइन 0 डिग्री, एंड आपको पता है साइन 0 इज 0। इसका मतलब क्या हुआ, ए बी पे और सी डी पे कोई फोर्स नहीं लगेगा। तो फोर्स लगेगा तो किस पे लगेगा, अभी भी 2 साइड बाकी है, वो 2 साइड कौन सी है, एडी और बीसी, ये दोनों साइड्स बाकी है कि नहीं बाकी है। तो अभी हम एडी और बीसी पे देखते हैं क्या होगा। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि साइड ए बी एंड बीसी मेक एंगल ऑफ कितना, तो आप क्या बताओगे मेरे को, बताओ। एडी और बीसी मैग्नेटिक फील्ड के साथ कितने का एंगल बना रहे हैं, कैन यू गेस, फटाफट सब लोग फटाफट मुझे बताएंगे। ए बी और बीसी मैग्नेटिक फील्ड के साथ कितना एंगल बना रहे हैं एवरीबॉडी, यस, मेक एन एंगल ऑफ 90 डिग्री विथ द मैग्नेटिक फील्ड, बराबर है, बराबर है। तो जो फोर्स, सॉरी ए डी क्लास, ए डी ए डी एंड बी सी, ए डी एंड बी सी कितने का एंगल बना रहे हैं, कितने का एंगल बना रहे हैं, 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं विथ द मैग्नेटिक फील्ड। तो अभी अगर मैं निकालना चाहता हूं फोर्स ऑन एडी एंड फोर्स ऑन बीसी, तो मेरा फॉर्मूला आएगा आई बी एल साइन थीटा, ये मैं लिख सकता हूं आई बी एल साइन 90, एंड यू नो दैट साइन 90 इज 1। तो इसके ऊपर फोर्स लग रहा है आई बी एल, फोर्स लग रहा है, किस पे फोर्स लग रहा है, एडी पे फोर्स लग रहा है और बीसी पे फोर्स लग रहा है। अब आपने कोई रूल्स समझे होंगे, आपने कोई बचपन में रूल्स समझे होंगे, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, ऐसा कोई आपने रूल सुना होगा जिसके बारे में अभी मैं बात नहीं करना चाहता। अभी हम लोग सिर्फ गैल्वेनोमीटर पे स्टिक कर रहे हैं, अगर हम कोई और डायरेक्शन में चलेंगे तो बहुत सारी चीजें हम लोग को करनी पड़ेंगी। 10वीं क्लास के अंदर आप लोगों ने डीसी जनरेटर पढ़ा होगा, डीसी मोटर पढ़ा होगा, एसी जनरेटर पढ़ा होगा, ये सब टॉपिक आपने 10वीं क्लास के अंदर पढ़ रखे हैं, जिसमें आपको फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल पढ़ाया गया था। 12th में आने के बाद आप फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल पढ़ेंगे, जो हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। पर फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल की मदद से हम ये पता कर सकते हैं कि ये फोर्स का डायरेक्शन किधर होगा। तो होता क्या है मैं आपको समझाता हूं, होता यह है कि एडी और बीसी पे जो फोर्स लगता है, एडी और बीसी पे जो फोर्स लगता है वो कपल लगता है।
अब कपल वर्ड आई होप आप लोगों ने कभी पहले कभी सुना होगा 11th स्टैंडर्ड के अंदर। ये आपका इस तरह से कॉइल है, ये कॉइल आपका ए है, ये कॉइल आपका बी है, ये कॉइल सी है और ये कॉइल का यहां पे डी है। ठीक है, तो इन दोनों पे, ए बी पे और डीसी पे कोई फोर्स नहीं लग रही, फोर्स एडी और बीसी पे लगती है, पर वो जो फोर्स लगती है वो कपल लगती है। इन द 11th स्टैंडर्ड फोर्थ चैप्टर अगर आपने पढ़ा होगा तो कपल वर्ड आपने सुना होगा। कपल का मतलब होता है टू इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स फॉर्म अ कपल। कैसे दिखाता हूं, ये जो एडी होगा, ठीक है, सपोज कीजिए इस पे नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है, और ये जो बीसी होगा सपोज कीजिए इस पे ऊपर की तरफ फोर्स लग रहा है। एरो मार्क जो मैंने बनाए हैं वो मैं 3D फ्लेवर देने की कोशिश कर रहा हूं। अगर मैं एरो मार्क इधर बना रहा हूं मतलब मैं बोलना चाहता हूं कि फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है, और अगर मैं एरो मार्क ऐसे बना रहा हूं मतलब बताना चाहता हूं कि फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा है। आई जस्ट वांट टू गिव यू 3D फ्लेवर। आ भी रहा होगा थोड़ा आपको, अगर एंगल में देखोगे आपको समझ में आएगा, ऐसा लगता है नीचे जा रहा है और ये ऐसा लगता है कि फोर्स ऊपर आ रहा है। तो अगर ये मेरा हाथ है और अगर आप देखोगे कि यहां पे फोर्स नीचे की तरफ लगता है और यहां पे फोर्स ऊपर की तरफ लगता है, तो ऑब्वियस सी बात है मेरा कॉइल इस तरह से घूमेगा। बिल्कुल ध्यान से देखिए, यहां पे फोर्स नीचे की तरफ लगेगा, यहां पे फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा, तो ऑब्वियस सी बात है मेरा कॉइल घूमेगा, इस तरह से मेरा कॉइल घूमेगा, क्योंकि यही फोर्स की वजह से आपको मिलता है कपल। और कपल क्या प्रोड्यूस करता है आपको पता होना चाहिए, कहीं पे भी कपल लगता है तो वो टॉर्क प्रोड्यूस करता है, जिसको आप टाउ से डिनोट करते हो। टॉर्क आप वर्ड तब यूज करते हो जब कोई चीज घूमती है, किसी घूमने वाली चीज के ऊपर जो फोर्स लगता है उसको आप टॉर्क बोलते हो। तो आपको अब समझ में आ रहा है, एक फोर्स है जो नीचे की तरफ लग रही है। अभी एग्जांपल हम लोग यहां पे रख लेते हैं, सपोज कीजिए हम लोग बात करते हैं इसके बारे में, ये अगर हमारा कॉइल है तो अगर एक फोर्स यहां पे नीचे लग रही है और एक फोर्स अगर ऊपर लग रही है तो ये चीज झटके में ऐसा घूमेगी, ये चीज ऐसा झटके में घूमेगी। और अगर मैंने इसके साथ एक कांटा पकड़ के रखा है, अगर ये इसके साथ मैंने कांटा पकड़ के रखा है, तो जैसे ये चीज घूमेगी ये कांटा भी घूमेगा उसके साथ। क्योंकि अगर आप नोटिस करोगे, अगर आप डायग्राम नोटिस करोगे तो आपको समझ में आएगा कि कांटा जो है वो भी यहां पे लगा हुआ है। तो जैसे ही कॉइल घूमता है कांटा ऐसे घूमता है, वैसे कांटा सेंटर में होता है, अब कांटा यहां घूमे या वहां घूमे, जैसे ही फोर्स लगता है कॉइल घूमता है वैसे ही कांटा घूमता है। और कांटा घूमता है इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब करंट है। आपके दिमाग में एक डाउट भी आ सकता है कि सर जो कॉइल है ना वो इस तरह से घूमेगा, कॉइल जो वो इस तरह से घूमेगा, राइट, पर कांटा ऐसे कैसे घूमेगा। आपको अगर गाड़ी याद है, अगर आप गाड़ी चलाते हैं, कोई भी स्कूटी चलाते हैं, कोई भी बाइक चलाते हैं, गाड़ी का टायर भी ऐसे ही घूमता है, गाड़ी का टायर भी ऐसे घूमता है, पर स्पीडोमीटर पे कांटा तो ऐसे घूमता है, क्योंकि टायर और कांटे के बीच में एक वायर होती है जो उसको ऐसे मोशन करवाती है आपके गाड़ी के कांटे को, पर टायर ऐसे घूमता है। वैसे ही आपने इमेजिन करना है, वैसे ही आपने इमेजिन करना है, ये कॉइल ऐसे गोल गोल घूमेगी और कांटा ऐसे ऐसे घूमता है। पर कॉइल क्यों घूम रही है, क्योंकि कॉइल के ऊपर फोर्स लग रहा है। कॉइल के ऊपर फोर्स क्यों लग रहा है, क्योंकि कॉइल में करंट फ्लो हो रहा है, और करंट कहां से आया, करंट वो स्विच बोर्ड से आया, इसका मतलब स्विच बोर्ड में करंट है। इस तरह से गैल्वेनोमीटर काम करता है। गेटिंग एन आइडिया, बोलिए, थोड़ा बहुत आइडिया आ रहा है कि पूरा ही आइडिया आ रहा है, समझ में आ रहा है मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं। हाँ या ना हो जाए एक बार सब लोग के दिमाग में, ऑल ऑफ यू आर गेटिंग दिस थिंग। बोलिए, बोलिए, क्या आपको समझ में आ रहा है कि गैल्वेनोमीटर का कांटा किस किस तरह से घूमता है। क्या बाइक के टायर का घूमना और स्पीडोमीटर में कांटा घूमना, क्या आप इन दो चीजों को इसके साथ रिलेट कर पा रहे हैं। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। सो क्लास, वर्किंग ऑफ गैल्वेनोमीटर इतना हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब इतना हमारे सिलेबस में वर्किंग ऑफ गैल्वेनोमीटर के ऊपर बात नहीं की जाएगी। हम लोग को क्या समझना है वो मैं आपको बताता हूं। हमारा टॉपिक जो है वो अलग है, ठीक है। हमारा टॉपिक ये है कि उसके लिए एक स्टोरी आपको समझनी पड़ेगी। स्टोरी में बिल्कुल ध्यान से आपको समझाता हूं।
हमारा टॉपिक है गैल्वेनोमीटर एज एन एमीटर, ये हमारा मेन टॉपिक है। पर उसके लिए एक स्टोरी, और ये स्टोरी अगर तुम्हें याद रहेगी तो ही तुम्हें सब कुछ याद रहेगा, ठीक है। तुम्हें ऐसा इमेजिन करना है कि मैं और तुम सब लोग, हम सब लोग एक जूनियर साइंटिस्ट की टीम है, ठीक है। आप सब और मैं भी, हम सब लोग एक जूनियर साइंटिस्ट की टीम है, ठीक है। और हम वो जूनियर साइंटिस्ट की टीम है जिसने ये गैल्वेनोमीटर बनाया है, ठीक है। हमारी टीम है, हम लोग वो टीम है जिसने ये गैल्वेनोमीटर का इजाद किया है। तो जिस दिन हम लोगों ने ये गैल्वेनोमीटर का इजाद किया, हम लोग बहुत खुश थे, क्योंकि हमने एक ऐसी चीज बनाई जो करंट को डिटेक्ट कर सकती थी। इसको हमने नाम दिया गैल्वेनोमीटर, जी का एक बैच लगा है यहां पे, गैल्वेनोमीटर बनाया हम लोगों ने। फिर हमारे कंपनी के सेल्स बढ़ने लग गए, क्योंकि लोग हमारे पास आ रहे हैं, हमारी कंपनी के पास आ रहे हैं, लोग हमें पूछ रहे हैं कि यार मुझे यहाँ पे करंट डिटेक्ट करना है, आप में ऐसा उंगली से टच करके तो डिटेक्ट नहीं कर सकता, मुझे शॉक लगेगा, मुझे आपका गैल्वेनोमीटर चाहिए। तो हमारे कंपनी का सेल बढ़ रहा है, हमारे कंपनी का पैसा कमा रहे हैं हम लोग, बहुत मजा आ रहा है, क्योंकि हम लोग ने एक अच्छा डिवाइस बनाया, ठीक है। तो तुम्हें पता है कि जब हमारी कंपनी सक्सेसफुल हो जाएगी, अच्छी हम पैसा कमाने लग जाएंगे, तो ऑब्वियस सी बात है उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम करेंगे पार्टी, ऑब्वियस सी बात है। हमारी सारी टीम, यानी कि तुम और मैं, हम दोनों के दोनों टीम्स जूनियर साइंटिस्ट की टीम है, और हम लोग कर रहे हैं पार्टी, मस्त। हमने बड़े बड़े दिग्गजों को हमारी पार्टी में बुलाया है, ठीक है। हमने बड़े बड़े लोगों को हमारी पार्टी में बुलाया, बड़े बड़े जेन्युइन लोगों को हमने अपनी पार्टी में बुलाया है, और सब लोग हमारी चीजों से बहुत खुश है कि सर आपने गैल्वेनोमीटर बनाया है, और उस गैल्वेनोमीटर की मदद से हम करंट को डिटेक्ट कर सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं, वैसा कर सकते हैं, ठीक है। तो उस पार्टी में ये मैं हूं, और ये आप लोग हैं, हम लोग सब जगह एक जगह पे ऐसे खड़े हैं पार्टी में, ठीक है। ये मैं हूं, और ये मेरे सहपाठियां हैं, एंड हमारे जो सीनियर साइंटिस्ट हैं, हम लोग सब लोग कौन है, हम लोग सब लोग जूनियर साइंटिस्ट हैं, और हमारे जो सीनियर साइंटिस्ट है वो यहां पे खड़े थे, ठीक है। तो हमारे सीनियर साइंटिस्ट से एक आदमी मिलने के लिए आता है, और हमारे सीनियर साइंटिस्ट को बोलता है दैट्स रियली ग्रेट, आप लोगों ने एक गैल्वेनोमीटर बनाया। तो हमने बोला यस दैट्स रियली ग्रेट, हमने गैल्वेनोमीटर बनाया। तो बोला आपका गैल्वेनोमीटर करता क्या है? तो हमने बोला हमारा गैल्वेनोमीटर करंट को डिटेक्ट करता है। बोला ओ वाओ दैट्स रियली ग्रेट। तो बोले सिर्फ डिटेक्ट करता है? बोला हाँ, हमारा गैल्वेनोमीटर सिर्फ इतना बताता है कि प्रेजेंस ऑफ करंट है या नहीं। सो वो आदमी पूछता है कि हाउ डज द प्रेजेंस ऑफ करंट इज नोटिफाइड। तो उसने वो बोलते हैं कि हम लोग एक कांटा लगाया हम लोग ने ऊपर, अगर वो कांटा ऐसा ऐसा किया, डिफ्लेक्ट किया, तो समझ जाना वहां पे करंट है। तो ये आदमी को एक आइडिया आता है, और वो ये आइडिया हमारे सीनियर साइंटिस्ट को देता है। वो आइडिया क्या है मैं आपको बताता हूं, बिल्कुल ध्यान से मेरी बात समझना। वो आइडिया ये है कि क्यों ना आप एक ऐसा काम करो कि आपका ये गैल्वेनोमीटर है। उसने बोला हाँ बिल्कुल सही, ये उसकी दो वायर है, हमने बोला बिल्कुल सही, और आपके गैल्वेनोमीटर का ये स्क्रीन है, हमने वेरी गुड। ये आपके गैल्वेनोमीटर का कांटा है, हमने बोला वेरी गुड। उसने बोला एक काम करो, इस आदमी ने हमारे सीनियर साइंटिस्ट को दिया एक सजेशन। काम क्या है बिल्कुल ध्यान से समझना है। सजेशन ये है कि क्यों ना आप यहां पे एक स्टिकर लगाओ इस तरह से, और उस स्टिकर के ऊपर मार्किंग कर दो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो अब जब आपका कांटा घूमेगा और आपका कांटा किसी वैल्यू पे आके रुक जाएगा, या आपका कांटा ऐसे ऐसे करेगा, तो आपको पता तो चलेगा कि आपका करंट का वैल्यू कितना है। वैसे भी आपका कांटा घूम ही रहा है ना, वैसे भी आपका कांटा ऐसे भी खाली फोकट ऐसा ऐसा कर ही रहा है ना, तो उसके पीछे एक स्टिकर लगा दो ना, एक स्टिकर चिपका दो जिसके ऊपर रीडिंग है, और आपका कांटा इस रीडिंग पे जहां पे भी फ्लक्चुएट करेगा तो आपको पता चल जाएगा कि करंट की वैल्यू कितनी है।
हमारे सीनियर साइंटिस्ट को यह आइडिया आया बहुत पसंद। हमारे सीनियर साइंटिस्ट आते हैं भागते भागते हमारे पास, और हमारे सीनियर साइंटिस्ट हमको बोलते हैं बॉयज पार्टी खत्म। हमने बोला व्हाई? सीनियर साइंटिस्ट बोलते हैं देयर इज अ न्यू आइडिया। बोले व्हाट इज द न्यू आइडिया? बोले नाउ वी आर मेकिंग अ न्यू डिवाइस। हम लोग को लगा अरे अभी बहुत काम करना पड़ेगा, अभी एक डिवाइस बनाया था, 6 महीना नहीं हुआ हमने एक डिवाइस बनाया, अभी हमारा साइंटिस्ट बोला नया डिवाइस बनाने का। तो हमने बोला अभी क्या, अपन जूनियर साइंटिस्ट का टीम है ना, तुम भी जूनियर साइंटिस्ट है, मैं भी जूनियर साइंटिस्ट। हम लोग बोला चलो सर अभी नया डिवाइस तो पार्टी खत्म, चलो। हम लोग गए हमारे लैब में, बोले सर करना क्या है, बोलो यस व्हाट यू हैव टू डू। उसने बोला स्टिकर बनाने का। हम लोग बोले स्टिकर? बोला हाँ वी हैव टू मेक अ स्टिकर। तो बोला बनाओ स्टिकर। फिर हमारे डिजिटल टीम ने बैठा, फटाफट टक 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 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 टक 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 स्टिकर तैयार। बोला स्टिकर गैल्वेनोमीटर के पीछे चिपकाओ। हमने चिपका दिया। बोले तैयार हो गया नया डिवाइस। हम बोले है? बोले हाँ, ये नए डिवाइस को आज से हम लोग बोलेंगे क्या, एमीटर। फिर हमारे सीनियर साइंटिस्ट ने हमको समझाया देखो वैसे भी कांटा ऐसे तो घूम ही रहा था ना। हमने बोला यस सर। बोले अगर हमने इसके पीछे लगा दिया एक स्टिकर तो कांटा घूमेगा भी, और कांटा जिस जगह पे आके ऐसा थोड़ा थोड़ा करेगा इसका मतलब वो वैल्यू है करंट की। हमने बोला व्हाट एन आइडिया सर जी, व्हाट एन आइडिया सर जी। मतलब 6 महीने के अंदर 2 डिवाइस तैयार। पर दुनिया को थोड़ी बता रहे हम लोग कि हमने ये डिवाइस को एक रात में 15 मिनट के अंदर तैयार किया है। हम लोग दुनिया के सामने वापस आएंगे, हम लोग दुनिया को बोलेंगे, इसको बोलते हैं मार्केटिंग स्ट्रेटेजी। हम लोग दुनिया को बोलेंगे नो वी हैव डन अ वेरी वेरी यू नो मेनी नाइट्स आर स्पेंड टू मेक अ एमीटर गैल्वेनोमीटर फ्रॉम, यू हैव टू मेक एन एमीटर फ्रॉम अ गैल्वेनोमीटर। हमने बहुत मेहनत की है, लोगों को क्या पता, स्टिकर लगा रहे खाली। अगर गैल्वेनोमीटर हम लोग 10 रुपए में बेच रहे थे तो अब हम एमीटर 20 रुपए में बेच रहे हैं, पर लोगों को क्या पता, खाली स्टिकर लगाया हुआ है। अब आपकी दुकान में, आपकी कंपनी में कोई आदमी आता है आप उसको पूछते हैं बताओ क्या करना है, तो वो बोलता है करंट डिटेक्ट करना है। तो बोले ये लो गैल्वेनोमीटर। फिर कोई आदमी आता है, बता क्या करना है, बोले करंट को मेजर करना है। अच्छा करंट को मेजर करना है, आप दुकान में जाते हो स्टिकर लगाते हो, उसको लाके एमीटर देते हो, 10 रुपए का 20 रुपए, काम खत्म। और 1 महीने में हम लोग इतने फेमस हो गए कि आपको पता है फेमस होने के बाद क्या होता है, क्या होता है क्लास फेमस होने के बाद? जल्दी बताओ फेमस होने के बाद क्या होता है? एवरीबॉडी, फेमस होने के बाद क्या होता है? वेरी गुड, पार्टी। इमेजिन, अभी अभी थोड़ी देर पहले यू आर डूइंग पार्टी, अभी थोड़ी देर पहले यू आर डूइंग पार्टी, क्योंकि आपने गैल्वेनोमीटर बनाया था। और अभी जस्ट 10-15 दिन में और एक पार्टी हो रही है बिकॉज आपने एमीटर बना दिया। तो वापस हमारी टीम यहां खड़ी है, सेम स्पॉट, ग्रुप बना के हम लोग खड़े, सेम स्पॉट ग्रुप बना के हम लोग खड़े। यहां पे हमारे सीनियर साइंटिस्ट खड़े, सीनियर साइंटिस्ट, सीनियर साइंटिस्ट, मैं आप लोग के साथ खड़ा हूं यहां पे, ठीक है। एक आदमी आता है एकदम गुस्से में, और वो आके हमारे सीनियर साइंटिस्ट को थप्पड़ मारता है। क्या मारता है? थप्पड़। थप्पड़ मारता है। हम सब लोग वहां देख रहे हैं, किसी ने आके हमारे साइंटिस्ट को थप्पड़ मारा। वो आदमी हमारे सीनियर साइंटिस्ट को बोलता है कि कल मैं तुम्हारी कंपनी से एक एमीटर खरीद के लेके गया था। तो हमने बोला अच्छी बात है ना, उसने तो बनाया है, खरीदने के लिए तो बनाया है। बोला जब मैंने वो एमीटर मेरे इंडस्ट्री में लगाया करंट मेजर करने के लिए, तो वो ब्लास्ट हो गया और हमारे एक कर्मचारी को नुकसान हुआ। तुमने तो बहुत मार्केटिंग किया था, एमीटर ऐसा, एमीटर वैसा, करंट नापेगा, वो करेगा, ये करेगा, अलाना करेगा, फलाना करेगा, ब्लास्ट हो गया। हमारे हमारे कर्मचारी को नुकसान हुआ उससे। कौन भरेगा हमारे कर्मचारी का नुकसान?
ऐसा वो बोला। तुमको क्या लगता है इसके बाद क्या हुआ होगा? सबसे पहली चीज, पार्टी ओवर, पार्टी खत्म। हमारे सीनियर साइंटिस्ट हमको देखते हैं, बॉयज गेट बैक टू द लैब। अब सारी पार्टी खत्म एंड बॉयज आर बैक टू द लैब। तुमको पता है, मेरे को पता है कि हम लोग ने गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कैसे कन्वर्ट किया था। यू नो इट एंड आई नो इट। वी कन्वर्टेड अ गैल्वेनोमीटर इनटू एन एमीटर बाय जस्ट स्टिकिंग अ स्टिकर। एंड आई बेट यू, जब मैंने इस गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट किया था एक स्टिकर लगा के, तो तुम लोगों को और मेरे को और हमारे सीनियर साइंटिस्ट को बहुत अच्छी तरह से यकीन था कि यार हाँ, कॉमन सेंस तो है, कांटा वैसे भी घूम रहा है और एक पीछे एक स्टिकर लगा दिया तो नाप लेगा ना। गैल्वेनोमीटर और एमीटर में इससे ज्यादा फर्क क्या है? ये डिटेक्ट करता है, ये मेजर करता है। डिटेक्ट और मेजर में सिर्फ एक स्टिकर का तो फर्क होना चाहिए। जैसे आपका स्पीडोमीटर, अगर मैं आपको बोलूं कि आपका स्पीडोमीटर का कांटा ऐसा घूमेगा और आपको बताएगा कि स्पीड है या नहीं, तो आप क्या बोलोगे? सर उसके पीछे स्टिकर लगा दो। अब वो कांटा जहां तक जाएगा हमें पता तो चलेगा कितनी स्पीड है। कॉमन सेंस वाली बात है कि नहीं? पर नहीं, ये इतनी कॉमन सेंस वाली बात नहीं है जितना एक बच्चा सोचता है। और एक चीज, क्या आप लोग को समझा कि इस स्टोरी में मैं जूनियर साइंटिस्ट क्यों हूं और मैं सीनियर साइंटिस्ट क्यों नहीं हूं? डिड यू अंडरस्टैंड? अबे तुम लोग हो या मेरी स्टोरी में मैं ही स्टोरी सुनाई जा रहा हूं तब से? डिड यू अंडरस्टैंड मैं सीनियर साइंटिस्ट क्यों नहीं बना? मैं तुम्हारे साथ या जूनियर साइंटिस्ट की टीम में क्यों खड़ा हूं? थप्पड़ किसने खाया? थप्पड़ किसने खाया? मेरी स्टोरी में थप्पड़ सीनियर साइंटिस्ट ने खाया। हाँ, इसलिए मैं तुम्हारे साथ बैठा हूं जूनियर साइंटिस्ट की टीम में। हो सकता है किसी को ऐसा दिमाग में आया होगी, सर हमारे साथ सीनियर, हमारे साथ सर जूनियर साइंटिस्ट में क्यों बैठे हैं? सर को तो सीनियर साइंटिस्ट होना चाहिए ना, सर है सर। पर मेरी स्टोरी में सीनियर साइंटिस्ट खाता है थप्पड़, इसलिए मैं तुम्हारे साथ खड़ा था। अब हम लोग हैं लैब में। आर यू रेडी? क्या तुम्हारा खून खोल रहा है? क्या तुम्हें चाहिए बदला? क्या तुम्हें चाहिए रिवेंज? क्या तुम चाहते हो कि दुनिया को यह बताना है कि हमारी कंपनी खराब नहीं है? हमारी कंपनी बहुत ही बढ़िया कंपनी है हमारी। अबे तुम लोग को सुबह सुबह फीलिंग आ रही है कि नहीं है? तुम लोग को चाहिए कि नहीं हमारे सीनियर साइंटिस्ट को थप्पड़ पड़ा है? तुम लोग को कुछ है कि नहीं? फर्क पड़ रहा है कि नहीं तुम लोग को? तुम लोग का खून खोलना चाहिए, तुम लोग को ऐसा लगना चाहिए हमारे सीनियर साइंटिस्ट को थप्पड़ पड़ा है, अब हमें कुछ करना पड़ेगा। यस, ऑल ऑफ यू, आर यू रेडी? सबसे पहली चीज, सबसे पहली चीज, हमें ईंट का जवाब पत्थर से देना है। हमें एक ऐसा डिवाइस बना के उसको देना है कि वो वापस हमारे कंपनी का प्रोडक्ट खरीदे, वरना वो चार जगह पे जाके बोलेगा इस कंपनी का एमीटर मत खरीदना, ये ब्लास्ट हो जाता है। चार जगह पे जाके बोलेगा, हमारे कंपनी का इमेज खराब होगा, फिर पार्टी कैसे करेंगे हम लोग? इसलिए हमें अपना कंपनी का इमेज भी सुधारना है। हमारे जो सीनियर साइंटिस्ट को थप्पड़ पड़ा है, हम लोग को उसका जवाब भी देना है, और हम लोग जवाब देंगे अच्छे काम से, और वो अच्छा काम होगा, हम लोग एक सच में बढ़िया एमीटर बनाएंगे। तो हमने सिचुएशन को एनालिसिस किया। सिचुएशन एनालिसिस करके हमें पता चला कि सामने वाले इंसान ने हमारे सीनियर साइंटिस्ट को थप्पड़ इसलिए मारा क्योंकि ब्लास्ट हुआ, है ना? अगर ब्लास्ट नहीं होता तो शायद थप्पड़ नहीं मारता, कुछ बोल के चले जाता। ब्लास्ट हो गया, जल गया डायरेक्ट। इसका मतलब पहले एंड बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, हमें सेफ्टी पे ध्यान देना है। अगर हम सेफ्टी पे ध्यान नहीं देंगे तो किसी भी इक्विपमेंट का अस्तित्व ही नहीं है। अस्तित्व ही नहीं है किसी इक्विपमेंट का। अगर आप कुछ भी खरीदो, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि सेफ्टी आप लोगों के लिए बहुत होनी चाहिए, क्योंकि कस्टमर की सेफ्टी कंपनी का प्रायोरिटी होना चाहिए। अगर आप जानते हैं तो कुछ एक दो साल पहले सैमसंग का मोबाइल के बारे में कितना वाट लगा था आपको पता है? सैमसंग आई थिंक नोट 9 या नोट 10 कोई तो मोबाइल था, वो ब्लास्ट हो रहा था। आपको पता है उससे सैमसंग कंपनी के इमेज को कितना नुकसान हुआ था? लोगों ने सैमसंग खरीदना बंद कर दिया था। अगर आपको याद होगा तो एयरपोर्ट पे और हर जगह पे सैमसंग मोबाइल को बैन कर दिया था। अब लोग कोई भी सैमसंग मोबाइल यूज करते तो लोग को लगता पता नहीं कब फूट जाएगा ये। तो यार देखा आपने, सैमसंग जैसी बड़ी कंपनी को
ब्लास्ट होने से कितना नुकसान हुआ। सैमसंग जैसी कंपनी वन टाइम पे सबसे बेस्ट कंपनी थी, हमारे पूरे वर्ल्ड की मोबाइल में बेस्ट कंपनी थी, आज देखो कहां पे। नुकसान हुआ कि नहीं इमेज को? क्या आप चाहते हो कि हमारी कंपनी को नुकसान हो? नहीं, हम जितने जल्दी सेफ्टी पे काम करेंगे उतना जल्दी हमारा मोटिव अच्छा होगा। तो पहला है सेफ्टी। सेफ्टी मतलब क्या? ब्लास्ट तो नहीं होना चाहिए। दूसरा हमारा मोटिव होना चाहिए। सामने वाले बंदे ने जब हमारे सीनियर साइंटिस्ट के पास वो चल के आया तो उसकी बात को हमने और ध्यान से सुना। उसने क्या बोला कि मैंने इंडस्ट्री में ये गैल्वेनोमीटर यूज किया। अगर आपने मेरी स्टोरी में बातें पकड़ी होंगी तो उस आदमी ने थप्पड़ मारने से पहले मेरे सीनियर साइंटिस्ट को बोला कि मैंने इंडस्ट्री में तुम्हारा एमीटर लगाया। इससे तुम्हें क्या समझ में आ रहा है? इससे तुम्हें समझ में आ रहा है कि पक्का एमीटर इसलिए ब्लास्ट हुआ क्योंकि इंडस्ट्री में हाई अमाउंट ऑफ करंट फ्लो होता है। शायद अगर वो घर पे यूज करता तो शायद घर पे भी ब्लास्ट हो सकता था, पर अभी तक से एक ही आदमी आया हमारे पास, पर क्या पता घर पे भी कभी कभी हाई करंट आ गया, ब्लास्ट हो गया, भाई घर वाले तो और मारेंगे। तो फिर हमें इस बात का भी ध्यान देना है कि हमारे एमीटर का रेंज बहुत ही अच्छा हो। रेंज का मतलब क्या होता है मैं आपको समझाता हूं। द रेंज मींस कि हमारा गैल्वेनोमीटर जो है या हमारा एमीटर जो है वो हेवी अमाउंट ऑफ करंट को खुद से पास करने की क्षमता रखता हो। मतलब आप सामने वाली पार्टी को नेक्स्ट टाइम जब एमीटर बेचेंगे तो आप उसको ये बोल के बेचेंगे कि पहले मुझे ये बताओ कि आप ये एमीटर कहां यूज करने वाले हो। तो बोलेगा सर मैं घर पे यूज करने वाला हूं। तो हो सकता है कि आप घर पे एमीटर जो बना रहे हो, जो घर के लिए आप स्पेशली एमीटर बना रहे हो, उसका रेंज 0 एम्पियर टू 10 एम्पियर करंट झेलने का हो। पर अगर नेक्स्ट टाइम हमारी दुकान पे कोई और आता है, वो बोलता है आई वांट एन एमीटर फॉर यूजिंग इन द इंडस्ट्री, तो आप उसको ये होम वाला एमीटर नहीं थमाओगे। आप उसको क्या बोलोगे? एक मिनट, यू हैव अ डिफरेंट गैल्वेनोमीटर एमीटर, वो है 0 to 100 एम्पियर वाला। तो हम लोगों को ऐसे एमीटर्स बनाने हैं जो अलग अलग रेंज के हो। अलग अलग रेंज के मतलब क्या? उनमें से अलग अलग वैल्यूज के करंट जा सकते हैं, तो हम लोग स्पेसिफिक बना सकते हैं। अब अगर कोई बंदा बोलेगा नहीं भाई मैं रिस्क नहीं लेना चाहता, मैं इंडस्ट्री वाला गैल्वेनोमीटर एमीटर खरीदूंगा, पर घर में भी यूज कर सकता है ना, उसका रेंज तो 0 to 100 है, अगर उसमें से 10 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है तो भी ब्लास्ट नहीं होगा। बराबर है कि नहीं? तो हमारी टीम को पता चला है कि गैल्वेनोमीटर टू एमीटर बनाने का तरीका स्टिकर लगाना नहीं है। स्टिकर तो वैसे भी लगाना है, पर हमें इन दोनों बातों का भी ध्यान देना है। क्या आप जानना चाहते हैं कि हम ये दोनों कैसे अचीव करेंगे? क्या आपको अभी तक से स्टोरी में कुछ चीज समझ में आ रही है? मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं? आप लोग आगे जाके हो सकता है किसी कंपनी में जॉब करें, आप हो सकता है किसी इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी में जॉब करें, और हो सकता है आप कोई डिवाइस बनाए, तो क्या आपने उस डिवाइस में ऐसी डिवाइस उठ के बना देना है कि आप लोगों ने हर एक चीज का ख्याल रखना है? आप लोगों ने डिवाइस बनाते वक्त हर एक चीज का ख्याल रखना है। मुझे पहले ये बात बोलो, तुम्हें यहां तक समझ में आया कि नहीं आया? जल्दी जल्दी हाया ना हो जाए, हाया ना हो जाए। ये स्टोरी तुम लोग के दिमाग में रहनी चाहिए, थप्पड़ तुम्हारे दिमाग में रहना चाहिए। तुमको पता होना चाहिए हम लोग आज क्यों यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। हम लोगों को एक नया डिवाइस बनाना है, तुम लोग को पता होना चाहिए। बहुत ही बढ़िया है। सब लोग का रिप्लाई नहीं आ रहा है क्या? आधे लोग हमारा ये देख के वापस सो गए क्या? बोले सर तुम बनाओ, सर गैल्वेनोमीटर से एमीटर तुम बनाओ, तुमको वो मुबारक, हम लोग जा रहे हैं सोने के लिए। ऐसा तो कुछ नहीं है ना? तुम लोग हो ना मेरे साथ? आर यू देयर विथ मी? यस, यस, दैट्स रियली ग्रेट, दैट्स रियली ग्रेट। चलो बिल्कुल ध्यान से मेरी बात को समझना है। बिल्कुल ध्यान से मेरी बात को समझना है। ऐसे पढ़ाऊंगा कि तुम लोग रात के 12 बजे उठ के भी कोई तुमको बोलेगा ना कि गैल्वेनोमीटर एमीटर कैसा बना, तुम दरदा दरदा ऐसा बोलोगे। बिल्कुल ध्यान से बात को समझना, रट्टा नहीं मारना, रट्टा नहीं मारना। अभी तक से तुम्हें पता है कि तुम कौन सी चीज क्या कर रहे हो। तुम्हें अभी तक से पता है कि एक गैल्वेनोमीटर का कांटा घूमता है, पर वो कांटे का घूमना और एमीटर के बनने में बहुत टाइम लगेगा, हमको सोचना पड़ेगा। बिल्कुल ध्यान से समझिए। सपोज कीजिए कि आपके पास यहां पे एक गैल्वेनोमीटर है। सपोज कीजिए यू हैव अ गैल्वेनोमीटर आउट हियर, ठीक है। एंड हमारी टीम जानती है कि जो रेंज हो सकता है करंट का वो 10 एम्पियर हो सकता है, 100 एम्पियर हो सकता है। यू नो दैट दिस इज द रेंज ऑफ द करंट, ठीक है। तो आपकी कंपनी यानी कि हमारी कंपनी 100 एम्पियर की टेस्टिंग कर रही है।
ऑब्वियस सी बात है, वेन एवर यू मेक अ डिवाइस, टेस्टिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर। और हमने जैसे ही 100 एम्पियर भेजा, ब्लास्ट हो गया। इसका मतलब हमको पता चला कि सामने वाली पार्टी ने आके जो थप्पड़ दिया है वो थप्पड़ वैलिड दिया है। जैसे इसमें से 100 एम्पियर करंट भेजा, ब्लास्ट हो गया। ब्लास्ट क्यों हुआ? क्योंकि आपको पता है यार, मैंने इसके अंदर ये वाली वायर यूज की है। ये देखो, ये देखो, ये वाली वायर यूज की है मैंने। अगर ये वाली वायर मैं यूज करूंगा, इतनी सी वायर 100 एम्पियर का करंट थोड़ी झेलेगी यार। हाँ, नंबर ऑफ टर्न्स मैंने बढ़ाए हैं, पर 100 एम्पियर का करंट बहुत ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा होता है। और अगर मैं 100 एम्पियर के करंट को झेलने के लिए मोटी वायर यूज करूंगा, जो अपन एसी में या कहीं पे लगाते हैं, तो मेरा गैल्वेनोमीटर पोर्टेबल नहीं रहेगा ना। मेरे को क्या चाहिए कि मेरा गैल्वेनोमीटर पोर्टेबल भी हो, इतना सा रहना चाहिए मेरा गैल्वेनोमीटर। अगर मैं बड़ी बड़ी एसी वाली वायर यूज करने लग जाऊंगा, तो मेरा गैल्वेनोमीटर बड़ा हो जाएगा। तो सोल्यूशन ये नहीं है कि अंदर जो वायर जल रही है, या अंदर जो मैग्नेट्स को इफेक्ट पड़ रहा है, या कॉइल को इफेक्ट पड़ रहा है, या कोर को इफेक्ट पड़ रहा है, हम उसको कुछ करें। 100 एम्पियर करंट भेजना है मतलब भेजना है, गैल्वेनोमीटर कॉम्पैक्ट बनाना है मतलब बनाना है। पर करेंगे कैसे? अगर 100 एम्पियर का करंट यहां से जाता है तो जल जाता है। तो अब क्या करें? अब दिमाग लगाएंगे हम लोग। इसका सलूशन निकालेंगे जो आजकल रोड पे सलूशन निकला है ना? अगर कोई रोड किसी गांव से होते हुए गुजरता है, तो गांव के अंदर इतना ट्रैफिक जैम हो जाता है कि यार हद पार हो जाती है। तो इसलिए लोगों ने लगाया दिमाग। अब लोग बनाते हैं एक बाईपास। आपने बाईपास सुना होगा, है ना? रोड पे बाईपास तो सुना होगा ना, कि बाईपास क्या होता है कि अगर ये एक रोड है, यहां पे एक गांव है, यहां पे एक गांव है, तो अब क्या करते हैं आप? इस गांव के बीच से जाने से अच्छा आप यहां से एक इस तरह का रोड बनाते हो, और थोड़ा बड़ा बनाते हो, इस तरह का। तो जो भी लोगों को गांव में कुछ काम नहीं है, तो वो ये गांव का रास्ता क्यों लेंगे? वो लेंगे ये बाईपास वाला रास्ता, और यहां से सीधा निकल जाएंगे। तो गांव के अंदर का ट्रैफिक कम हो जाता है। यहां पे भी हम लोग करेंगे वही टेक्निक, और यहां पे हम लोग बनाएंगे एक बाईपास के लिए एक रजिस्टर, और उस रजिस्टर का नाम होगा आर। बिल्कुल ध्यान से मेरी बात समझना। ये जो रजिस्टर मैंने यहां पे लगाया है, आर, उसको बोला जाता है शंट रजिस्टर। और आई नो दैट यू हैवंट हर्ड द वर्ड शंट फॉर द फर्स्ट टाइम। अगर आपने कल मेरा लेक्चर अटेंड किया है, तो आपको पता है कि शंट का मतलब होता है रजिस्टर दैट इज कनेक्टेड इन पैरेलल। यू नो इट वेरी वेल, दैट रजिस्टर दैट इज कनेक्टेड इन पैरेलल इज कॉल्ड एज शंट। बट एक और खासियत मैं आज आपको बताता हूं शंट रेजिस्टेंस की। शंट रेजिस्टेंस की खासियत यह होती है कि वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस इज वेरी लो। जब भी आप कोई शंट रेजिस्टेंस पैरेलल में लगाते हो, तो उसकी जो वैल्यू होती है वो बहुत ही कम होती है। दूसरी चीज, मेड ऑफ गुड मटेरियल। अब ये गुड मटेरियल का मतलब क्या है? अब मैं सिंपल से तुम्हें क्वेश्चन पूछता हूं। अगर किसी रेजिस्टेंस की वैल्यू बहुत ही कम है, तो कॉमन सेंस वाली बात है ना, अगर उस रेजिस्टेंस की वैल्यू बहुत कम है तो उसमें से करंट ज्यादा फ्लो होगा। वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस इज लो, दिस मींस हाई वैल्यू ऑफ करंट कैन पास थ्रू। बराबर है कि नहीं? रेजिस्टेंस की वैल्यू कम मतलब करंट की वैल्यू ज्यादा। तो हम लोगों ने क्या किया? हम लोगों ने इस गैल्वेनोमीटर के साथ एक बाईपास लगाया। कितना लगाया? बाईपास लगाया। भूलना नहीं, यहां पे अभी भी हमारा स्टिकर लगा हुआ है। हम स्टिकर को नहीं भूलेंगे, स्टिकर ने हमारा बहुत साथ दिया है। वी विल नॉट फॉरगेट आवर स्टिकर। ठीक है? ऐसा नहीं है किसी ने आके हमको कुछ बोल दिया हम स्टिकर उखाड़ के फेंक देंगे, नहीं, स्टिकर यहां पे रहेगा। ठीक है? स्टिकर है यहां पे, और ये हमारा कांटा भी है यहां पे। ठीक है? कांटा भी रेडी है। अब क्या होगा? अब क्या होगा? हम लोग ने लगाया एक शंट रेजिस्टेंस। शंट रेजिस्टेंस का मतलब रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन पैरेलल। व्हाई इट इज मेड ऑफ वेरी गुड मटेरियल। गुड मटेरियल मतलब ऐसा मटेरियल जो हाई अमाउंट ऑफ फ्लो ऑफ करंट को भी झेल सकता है। रेजिस्टेंस इसीलिए बना होता है।
रेजिस्टेंस का मटेरियल अच्छा होना ही है, क्योंकि उसको करंट के साथ डील करना है। जब 100 एम्पियर यहां से एंट्री मारेगा, एंड उसके पहले मैं एक बात बोलना चाहता हूं, ये जो एग्जाम्पल मैंने डिजाइन किया है, ये एग्जाम्पल स्पेसिफिकली मैंने डिजाइन किया है आपको समझाने के लिए। प्लीज आप लोग अपना एक्स्ट्रा दिमाग मत लगाना। आप लोग बाद में ऐसा मत सोचना कि सर एक काम करो ना सर, 53.25 एम्पियर करंट को फ्लो करवाओ ना सर, प्लीज प्लीज। ये जो एग्जाम्पल दिया है ये मैंने आपके समझने के लिए लिया है, इसलिए समझो, एक्स्ट्रा दिमाग मत लगाना, प्लीज बी हियर। सपोज करो 100 एम्पियर का करंट यहां पे एंट्री मारता है। आपको पता है ना 100 एम्पियर करंट कहां से आया? 100 एम्पियर करंट वो स्विच बोर्ड से आया। तो 100 एम्पियर करंट जब यहां पहुंचेगा, करंट बोलेगा ओ नो, आई हैव टू रास्तास, मेरे पास दो रास्ते हैं। एक रास्ता ऐसा है जहां पे रेजिस्टेंस की वैल्यू बहुत ही कम है, और एक रास्ता ऐसा है जहां पे कुछ रेजिस्टेंस अच्छा खासा है। मतलब सोचो, सोचो इस बात को कि जो रेजिस्टेंस आपने यहां पे लगाया है उसका रेजिस्टेंस गैल्वेनोमीटर से भी कम है, इतना कम रेजिस्टेंस है। तो जो करंट है वो ऑब्वियसली ये सोचेगा कि मैं गैल्वेनोमीटर से क्यों फ्लो करूं, मैं ज्यादा से ज्यादा मैं रेजिस्टेंस से फ्लो करूंगा। तो ऐसा मान लो कि 100 एम्पियर में से 90 एम्पियर यहां से फ्लो हो गया, और सिर्फ 10 एम्पियर गैल्वेनोमीटर में से फ्लो हो रहा है। फिर वापस क्या होगा, यहां से ये 90 एम्पियर इस रेजिस्टेंस से फ्लो हो रहा है, यहां से गैल्वेनोमीटर से 10 एम्पियर फ्लो हो रहा है, यहां पे आपका वापस मिलके 100 एम्पियर फ्लो हो रहा है, और आपका वापस सर्किट में करंट जा रहा है। खुशखबरी क्या है, 100 एम्पियर का करंट एंट्री मारा था, 100 एम्पियर का करंट निकल गया। KCL, द अमाउंट ऑफ करंट एंटरिंग अ जंक्शन इज द अमाउंट ऑफ करंट लीविंग अ जंक्शन। दूसरी खुशखबरी क्या है कि हमारा गैल्वेनोमीटर 100 एम्पियर करंट आने के बाद भी ब्लास्ट नहीं हुआ। इसका मतलब शायद हम लोगों ने सेफ्टी को अचीव कर लिया है कि अगर हमारे गैल्वेनोमीटर से 100 एम्पीयर का करंट पास भी होता है तो भी हमारा गैल्वेनोमीटर तो ब्लास्ट नहीं हो रहा, क्योंकि उसमें से मोस्ट ऑफ द करंट जो है वो पास हो रहा है कहां में से, वो पास हो रहा है नीचे वाली बाईपास टेक्निक से, जो हमने पैरेलल में एक शंट रेजिस्टेंस लगाया। और गैल्वेनोमीटर से समझो, समझो हमारे गैल्वेनोमीटर का जो ये है, क्या बोलते हैं उसको, हमारा गैल्वेनोमीटर जितना करंट झेल सकता है वो 10 एम्पीयर का करंट ही झेल सकता है, हमारे 10 एम्पीयर का करंट ही झेल सकता है, ठीक है ना। गैल्वेनोमीटर 10 एम्पीयर करंट ही झेल, उससे ज्यादा भेजोगे ब्लास्ट हो जाएगा। तो समझो 10 एम्पीयर ही हमारे गैल्वेनोमीटर में से गया, बचा हुआ करंट नीचे से गया और हमारा गैल्वेनोमीटर ब्लास्ट होने से बच गया। तो जब आपका ये कांटा घूमेगा तो आपका ये कांटा 10 एम्पीयर का रीडिंग दिखाएगा, क्योंकि 10 एम्पीयर अगर हमारे गैल्वेनोमीटर से फ्लो हुआ है, अगर 10 एम्पीयर हमारे गैल्वेनोमीटर से फ्लो हुआ है तो कांटा घूम के भी 10 एम्पीयर ही दिखाएगा, बराबर है कि नहीं। क्या हमने सेफ्टी को अचीव कर लिया है? क्या लगता है तुम्हें, क्या सेफ्टी अचीव हो चुकी है? क्या सेफ्टी अचीव हो चुकी है? मोहित, वायर गैल्वेनोमीटर ये रेजिस्टेंस अच्छा क्वालिटी का होने का मतलब शॉर्ट सर्किट, वेरी गुड। क्या सेफ्टी अचीव हो गई है? क्या 100 एम्पियर का करंट हम लोग जब हमारे सर्किट से भेजते हैं, जब हम 100 एम्पियर का, मोहम्मद मोहम्मद जस्ट वेट अ मिनट मैन, जस्ट वेट अ मिनट, सस्पेंस नाम की भी कुछ चीज होती है। कभी सस्पेंस वाली मूवी देखी है क्या? हैव यू सीन अ मूवी विद सस्पेंस? यू एंड तक आप सोचते रहते हो ना ऐसे कैसे चालू है। पर मैं अभी फिलहाल खाली इतना सवाल पूछ रहा हूं, इज द सेफ्टी अचीव्ड? मुझे यह सवाल तुम लोग से जानना है कि 100 एम्पियर करंट, 100 एम्पियर करंट अगर मेरे गैल्वेनोमीटर से पास हुआ तो मेरा गैल्वेनोमीटर ब्लास्ट हुआ कि नहीं हुआ? मुझे खाली इसका जवाब तुम लोग से चाहिए। एज अ टीम, एज अ जूनियर साइंटिस्ट टीम, हैव वी अचीव्ड सेफ्टी और नॉट? बोलो। ब्लास्ट हुआ? यस, वी हैव अचीव्ड सेफ्टी। हम लोगों ने सेफ्टी अचीव कर लिया है। 100 एम्पियर का करंट अगर उससे पास हुआ तो क्या ये ब्लास्ट हुआ? नहीं हुआ ना ब्लास्ट, नहीं हुआ ना ब्लास्ट, मतलब सेफ्टी हैज बीन अचीव्ड। बट क्या तुम्हें ऐसा लगता है, जो डाउट तुम्हारे दिमाग में भी आ सकता है कि सर शायद शायद सेफ्टी अचीव करने के चक्कर में सर कहीं पे सर कॉम्प्रोमाइज हो गया है? सर एक्चुअली कैसा है कि आया तो 100 एम्पियर था ना सर,
पर अपना गैल्वेनोमीटर तो दिखा रहा है 10 एम्पियर सर। बराबर है ना सर? आया कितना था? 100 एम्पियर आया था कि नहीं आया था? बराबर है कि नहीं? है कि नहीं? तो अभी अपना गैल्वेनोमीटर कितना दिखा रहा है तुम लोग को? मेजर कितना करके दिखा रहा है गैल्वेनोमीटर? 10 एम्पियर मेजर करके दिखा रहा है सर। मतलब सर सेफ्टी अचीव करने के चक्कर में अपन लोग गलत वैल्यू दिखा रहे हैं सर। ये बात तुम लोग मानते हो कि नहीं मानते हो कि सेफ्टी अचीव करने के चक्कर में द वैल्यू शोन बाय आवर एमीटर इज रॉन्ग? डू यू एग्री टू दिस स्टेटमेंट और नॉट? गिव मी यस और नो एवरीबॉडी। सेफ्टी अचीव करने के चक्कर में द वैल्यू दैट इज बीइंग शोन बाय द एमीटर इज रॉन्ग और नॉट? टेल मी दिस। यस, इट इज रॉन्ग. The value achieved is wrong. The value that the ammeter should be showing shouldn't be 10 amperes. The value the ammeter should be showing should be 100 amperes. But as you know, Sirish, we are talking about this. हम लोग ने 0 to 100 एम्पियर का गैल्वेनोमीटर यूज किया है. ठीक है, हमने 0 to 100 एम्पियर का गैल्वेनोमीटर यूज किया है. ठीक है, ऐसा समझो कि हम सामने वाले इंसान को बता रहे हैं कि ये 0 से 100 एम्पियर नाप सकता है. ऐसा बोल के चलो, ऐसा बोल के चलो कि हम ये भूल जाओ, हम सामने वाले को जब एमीटर बेच रहे हैं तो उसको बोल रहे हैं कि 0 to 100 एम्पियर नापेगा, 0 to 100 एम्पियर नापेगा, ऐसा बोल के बेच रहे हैं उसको. ठीक है ना? पर हम लोग को क्या पता चला, जब 100 एम्पियर बेचते हैं तो सेफ्टी तो अचीव हो रहा है ना? सेफ्टी अचीव हो रहा है कि नहीं हो रहा है? मुझे कल इस सवाल का जवाब चाहिए श्रीश. Is safety being achieved? But what is the reading that is being shown by your galvanometer, that is being shown as 10 ampere or not? Yes. Now the value that should be shown, the value that should be shown by the ammeter should be 100 ampere or not? बराबर है कि नहीं? गायत्री, आई टोल्ड यू, अगर आपको ये टॉपिक समझना है तो मेरे एग्जाम्पल पे स्टिक करना पड़ेगा. आप लोगों को अलग अंदाज नहीं लगाना पड़ेगा. जैसे मैंने बोला ना सर कि हो सकता है ना सर करंट 52.35 एम्पियर जा रहा है, अलाना जा रहा है, डोंट ब्रिंग अप एनी अदर वैल्यू. अंडरस्टैंड दिस फर्स्ट, व्हाट इज हैपनिंग विद द हेल्प ऑफ माई एग्जाम्पल. मेरे एग्जाम्पल की मदद से पहले ये समझो कि असलियत में हो क्या रहा है. उसके बाद जब आप टॉपिक के फॉर्मूले पे जाओगे तो आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा कि कोई चीज कैसी की जाती है. फिलहाल क्या टॉपिक है? 100 एम्पियर का करंट है, 10 एम्पियर यहां से जा रहा है, 90 एम्पियर यहां से जा रहा है, गैल्वेनोमीटर ब्लास्ट होने से बच रहा है, पर सही वैल्यू नहीं दिख रही, 10 एम्पियर दिख रही है. सामने वाली पार्टी वापस आके मारेगी, सामने वाली पार्टी बोलेगी हमको लगा 10 एम्पियर का करंट है पर निकला 100 एम्पियर का करंट, तुमने गलत वैल्यू बताई. इसका भी सॉल्यूशन हमें ढूंढना पड़ेगा. बट वी आर वेरी वेरी हैप्पी एट द मोमेंट दैट वी हैव अचीव्ड सेफ्टी. तो अब तीसरा चीज भी ऐड करना पड़ेगा, शो करेक्ट वैल्यू. है ना? बराबर है कि नहीं? रेंज तो अचीव कर ली ना, अगर सेफ्टी अचीव कर ली तो रेंज भी अचीव कर ली. 100 एम्पियर का करंट यहां से जा रहा है कि नहीं जा रहा है? बस अभी 100 एम्पियर का करंट जा रहा है, ब्लास्ट भी नहीं हो रहा है, पर खाली अभी एक नया चीज ऐड हो गया है, करेक्ट वैल्यू शो नहीं कर रहा. अगर हमने ये अचीव कर लिया भाई तो काम खत्म हो गया. पर ये अचीव करने के लिए हम लोग को जाना पड़ेगा एक बहुत ही बेहतरीन बाइक के पास. वैसे किसी और बाइक के पास भी आप जा सकते हो, पर ये बाइक में स्पेशली ये चीज होगी, और उस बाइक का नाम है पल्सर. आई होप बॉयज मस्ट हैव सीन दिस बाइक. आधे लोग सोचते रहेंगे सर आप पढ़ाते कुछ हो जाते कहीं और हो. डोंट टेक टेंशन. हाउ मेनी ऑफ यू हैव सीन पल्सर बाइक? आई डोंट नो गर्ल्स हैव सीन अ पल्सर बाइक और नॉट. कम ऑन, एवरीबॉडी हैज सीन अ पल्सर बाइक. नो, यू हैवंट सीन अ पल्सर बाइक. डोंट टेक टेंशन, वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन सीइंग अ पल्सर बाइक. हम लोग पल्सर बाइक देखने में इंटरेस्टेड नहीं है, हम लोग पल्सर बाइक के एक बहुत ही बेहतरीन फीचर में इंटरेस्टेड है. बिल्कुल ध्यान से मेरी बात को समझेंगे. पल्सर बाइक स्पीडो मीटर इमेजेस बहुत ही बढ़िया. अब कौन सा इमेज दिखाऊं? मिल गया, मिल गया. क्या तुम लोग तैयार हो? क्या तुम लोग तैयार हो?
हैंग नहीं हो गया, मैंने पॉज किया था। बिल्कुल ध्यान से समझेंगे क्लास। आपने पल्सर बाइक नहीं देखी, कोई बुरी बात नहीं है, ठीक है। एक मिनट, एक मिनट, मुझे निकालना चाहिए मेरा पेन। जस्ट अ मिनट, आई टेक आउट माई पेन। जस्ट अ मिनट एवरीबॉडी। आपको समझेगा करेक्ट वैल्यू निकालने के लिए पल्सर बाइक जानना क्यों जरूरी है, आपको अभी समझेगा। बिल्कुल ध्यान से देखना है सब लोगों ने। स्क्रीन पे क्या दिखाई दे रहा है फिलहाल? क्या स्क्रीन पे तुमको एक स्पीडोमीटर दिखाई दे रहा है? डू यू अंडरस्टैंड दिस थिंग इज कॉल्ड एज अ स्पीडोमीटर? डू यू नो दिस इज द काटा? डू यू नो दिस इज द काटा? ठीक है। दिस काटा आउट हियर, दिस काटा आउट हियर tells you about RPM of a bike. RPM stands for revolution per minute. Ampere stands for revolution per minute. आपके गाड़ी के टायर का कितना रेवोल्यूशन है, कितना टायर घूम रहा है, उसको बोला जाता है, एक मिनट में आपका टायर कितना घूम रहा है उसको बोला जाता है रेवोल्यूशन पर मिनट। सपोज करो कि आपके गाड़ी के कांटे का, आपकी गाड़ी के इस ये जो आरपीएम का कांटा है वो इधर है, वो इधर है, ठीक है ना, इट इज हियर। तो क्या लगता है आपको, क्या लगता है आपको कि आपके गाड़ी का रेवोल्यूशन 4 है क्या? 4 आरपीएम? हाँ, क्या लगता है तुम्हें? जल्दी बोलो, क्या तुम्हारे गाड़ी का आरपीएम 4 है? नहीं नहीं, तुम्हारे गाड़ी का आरपीएम 4 नहीं है। तुम्हारे गाड़ी का आरपीएम 4 इंटू 1000 है। 1000, ये दिख रहा है, 1000 दिख रहा है यहां पे लिखा हुआ। कैन यू सी इट्स 4 इंटू 1000? यस। सो एक्चुअली द काटा इज पॉइंटिंग, द काटा इज पॉइंटिंग एट 4, बट हियर इट इज रिटन, दिस इज कॉल्ड एज अ मल्टीप्लायर एंड इसको बोला जाता है एन। दिस वैल्यू इज टेकन एज एन, दिस वैल्यू इज टेकन एज एन। आदित्य जादव, इंजन जितना पावर थ्रस्ट करेगा उतना ही ज्यादा टायर घूमेगा। आ रही है आपको बात समझ में? ठीक है, करेक्ट है। आप जो सोच रहे हो मैं जो सोच रहा हूं एक ही बात है ना? बराबर आदित्य? हाँ बढ़िया, डोंट टेक टेंशन आदित्य। हाँ, अभी मैं क्या बोल रहा था, आपको समझ में आया क्या? क्या काटा अगर 4 पे पॉइंट आउट कर रहा है तो 4 आरपीएम है कि 4000 आरपीएम है? वो 4000 आरपीएम है। अगर काटा 8 पे पॉइंट आउट कर रहा है तो 8 एम्पियर नहीं है, वो 8000 एम्पियर है। तो तुम्हें समझ में आ गया होगा कि तुम्हें पल्सर बाइक जानना क्यों जरूरी था। बिल्कुल ध्यान से समझना। अगर तुम्हें ये चीज समझ गई है और तुम्हें समझ गया है कि देयर इज समथिंग विच इज कॉल्ड एज एन, देयर इज समथिंग विच इज कॉल्ड एज एन, तो एन का मतलब अगर तुम्हें समझ में आया, अगर एन का मतलब तुम्हें समझ में आया, तो तुम्हें अभी समझ में आएगा कि हमारी टीम क्या करने वाली है। हमारी टीम, हमारी टीम इस स्टिकर में वैसा ही एक मल्टीप्लायर ऐड करने वाली है। तो मेरे एग्जाम्पल में वो मल्टीप्लायर कितने का होना चाहिए? मेरे एग्जाम्पल में मैं यहां पे स्टिकर में ऐड करूंगा इंटू 10, जैसे वहां पे दिखा था आपको, जैसे आपको वहां पे दिखाई दिया था इंटू 1000 लिखा था उसने, वैसे ही मैं मेरे यहां पे मेरे स्टिकर में मैं ऐड करूंगा एक एन, एन बराबर 10। मेरे एग्जाम्पल में मेरा एन बराबर 10 होना चाहिए। तो अब एक्चुअल में जब काटा घूम रहा है, एक्चुअल में जब काटा घूम रहा है, and if the kata is pointing at 10 amperes, then the value is not actually 10 amperes, the value is 10 into 10, that is 100 amperes, and that is the current that is flowing through our galvanometer. I repeat, I repeat, I repeat, don't try to insert any other values. अभी आप उतना डिटेल में इसको नहीं समझ पाओगे। आपके दिमाग में अगर आपने कोई भी और वैल्यू ली, कोई भी और वैल्यू ली, तो आप कंफ्यूजन स्टेट में जाओगे। इसलिए मैं रिपीट कर रहा हूं, मैं रिपीट कर रहा हूं कि प्लीज कोई और वैल्यू मत लो, पहले समझ लो कि होता क्या है, पहले समझ लो कि होता क्या है, उसके बाद जो दिमाग लगाना है पहले दिमाग लगा लो, उसके बाद जो दिमाग लगाना है वो दिमाग लगा लो। मोहम्मद, आपका जो आंसर है मैं उसका अभी भी जवाब दे सकता हूं। अगर यहां से 10 एम्पियर करंट आएगा ना, आपका काटा सिर्फ 1 एम्पियर पे जाएगा। मोहम्मद, आपने पूछा ना, अगर सिर्फ 10 एम्पियर करंट रहेगा तो आपका काटा सिर्फ 1 एम्पियर पे घूमेगा, और 1 इंटू 10 विल गिव यू 10 एम्पियर। उस तरह से सेटिंग की जाती है गैल्वेनोमीटर की। आ रही है आपको बात समझ में? आपका जवाब मिल गया मोहम्मद? इज इट, आई होप यू आर
क्लियर अबाउट योर डाउट? इफ यहां से सिर्फ मोहम्मद क्या पूछते हैं, यहां से सिर्फ 10 एम्पियर आएगा, तो अगर यहां से सिर्फ 10 एम्पियर आएगा तो कांटा सिर्फ 1 एम्पियर पे जाएगा, कांटा सिर्फ 1 एम्पियर पे जाएगा, और यहां पे 1 इंटू 10 विल बी 10 एम्पियर्स। मैं वही बोल रहा हूं, करंट का डिवाइड, करंट का सब कुछ हो जाता है, वो डिपेंड करता है इस रजिस्टर की वैल्यू पे, इस गैल्वेनोमीटर की वैल्यू पे, सब चीज पे डिपेंड करता है। पर मैं क्या चाहता हूं, वो सब चीज रख दो साइड में फिलहाल के लिए। डोंट ट्राई टू पुट एनी अदर वैल्यूज हियर। आप अगर अभी सवाल कैसे बिल्डअप होते पता है कि सर अगर यहां से 90 एम्पियर करंट आए तो यहां कितना जाएगा, वहां कितना जाएगा। हमारा वो काम नहीं है यहां कितना जाएगा वहां कितना जाएगा। हमारा काम यह है कि काम कैसे करता है गैल्वेनोमीटर से एमीटर, गैल्वेनोमीटर से एमीटर का काम कैसे होता है, वो हमारा मेन मुद्दा है। और एक एग्जांपल से अगर वो बेटर समझ में आ रहा है तो इट्स वेरी गुड। किसी को समझ में आ रहा है मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं? पहले मुझे हाँ या ना बोल दो। आर यू अंडरस्टैंडिंग कि हमने शो द करेक्ट वैल्यू कैसे अचीव किया? डिड यू अंडरस्टैंड ये एन का महत्व कितना है? डिड यू अंडरस्टैंड हमको पल्सर बाइक देखनी कितनी जरूरी थी आजकल जिंदगी में? क्या आपको पता है हर जगह पे फिजिक्स छुपा हुआ है, और मुझे हाँ या ना नहीं आ रहा है लोगों का, मैंने यहां से घुस के मारना है। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। अब तुम्हें सब कुछ पता है, तुम्हें यह भी पता है कि शंट रेजिस्टेंस क्यों लगाते हैं, तुम्हें यह भी पता है कि एन क्यों लगाते हैं। और अगर तुमको मेरी बातों पे यकीन नहीं आ रहा हो तो जरा मैं तुम्हें टेक्स्ट बुक दिखाता हूं, तुम्हें मेरी बातों पे बहुत अच्छी तरह से यकीन आएगा। बिल्कुल ध्यान से देखो, टेक्स्ट बुक का स्टेटमेंट पढ़ो, ये वाला। इफ द करंट आई is n times the current Ig, then I can be written as n times Ig. खत्म, खत्म। अब एज अ स्टूडेंट मुझे दिमाग में डाउट आता है ना कि जो मैं टोटल करंट यहां से भेज रहा हूं, मैं तुम्हें समझाता हूं इस लाइन का मतलब क्या है। अब तुम्हें इस लाइन का मतलब समझाता हूं मैं, अच्छी तरह से मेरी बात को समझना, ठीक है? ये तुम्हारा गैल्वेनोमीटर है, यहां से तुमने एक शंट रेजिस्टेंस लगाया और यहां से तुम्हारा सर्किट, ये पूरा डब्बा मिलके एमीटर है। और गैल्वेनोमीटर शंटेड विद अ रजिस्टर दोनों मिलके एमीटर बनते हैं। सपोज करो यहां से आई नाम का करंट आता है, कितना करंट आता है? आई नाम का करंट आता है। अब मैं कौन सा डायग्राम बना रहा हूं? मैं टेक्स्ट बुक का ये वाला डायग्राम बना रहा हूं, ठीक है ना? टेक्स्ट बुक ने शंट रेजिस्टेंस को एस लिया है, एस से डिनोट किया, मैंने आर से डिनोट किया, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है? डिनोशन का कुछ लफड़ा नहीं है। हाँ, अब मैं तुम्हें समझाता हूं हो क्या रहा है। सपोज करो यहां से आई नाम का करंट आ रहा था, बराबर है? यहां पे जो करंट जा रहा है वो है आईजी, गैल्वेनोमीटर का करंट। यहां पे जो करंट जा रहा है वो है आई आर, शंट रेजिस्टेंस का करंट, बराबर है? यहां पे आने के बाद वापस करंट आई चले जाएगा। तो तुमने दिमाग में हर बार ये स्टोरी घुमानी है, आई 100 है, आई जी 10 है और आई आर 90 है, 100 10 90। तो तुम्हें ये सब चीज बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगी। क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, द टोटल करंट इज एक्चुअली n टाइम्स IG? देखो टोटल करंट कितना था बेटा? 100, n कितना था? 10, IG कितना था मेरे एग्जांपल में? 10, 10 इंटू 10 100। ये जो इक्वेशन टेक्स्ट बुक लिखता है, मैंने तुमको ये रियलिटी में एग्जांपल के साथ प्रूव करके दिखा दिया। अगर हम एक स्टूडेंट का भी एग्जांपल ले लें जिसने अभी कहा सर सिर्फ 10 एम्पियर करंट आएगा, तो गैल्वेनोमीटर 1 एम्पियर करंट वैल्यू शो करेगा, और 1 इंटू 10 इज अगेन 10। इसलिए ये फॉर्मूला यहां पे आता है, इसलिए ये n इतना इंपॉर्टेंट है हमारे गैल्वेनोमीटर के अंदर। आदित्य जादव ये सब 11th स्टैंडर्ड में बताते हैं, करंट को कैसे पता चलेगा एंड ऑल दैट। ये सब अभी हम डिस्कशन नहीं करेंगे आदित्य जादव। करंट को पता चलता नहीं है, करंट को पहले से ही पता होता है, वोल्टेज को पहले से पता होता है कि सर्किट में कितना रेजिस्टेंस है और उसके हिसाब से कितना करंट डिवाइड होगा, ये हमें पहले से ही पता होता है। और अभी हम लोग फॉर्मूला भी निकालने जा रहे हैं, अगर आप नोटिस करोगे तो यहां पे वी आर कैलकुलेटिंग द फॉर्मूला। एक काम करता हूं, मैं इसको ऐसे ही मान लेता हूं,
और इसको आईएससी मान लेता हूं, टेंशन ही नहीं है, ताकि टेक्स्ट बुक में तुम देखोगे तो टेंशन नहीं रखोगे। अब देखो, तुम्हें तुम्हें ये पता भी चलेगा कि सर हमें कैसे समझेगा कि शंट रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, हमें कैसे पता चलेगा कि शंट रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी होनी चाहिए। अगर मैं कल को एक गैल्वेनोमीटर बना रहा हूं तो मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरी शंट की वैल्यू कितनी होनी चाहिए। उस सब के लिए फॉर्मूलाज हैं, देखो डेरिवेशन अभी बाकी है, मतलब आपको पता चलेगा, आपको सब कुछ पता चलेगा। जैसे मैं आपको बताता हूं, ये देखो, ये शंट का फॉर्मूला है जो अभी हम लोग डिराइव करेंगे, बराबर है। अब ये फॉर्मूले को बिल्कुल ध्यान से देखो, आईजी क्या है, कितना करंट गैल्वेनोमीटर से फ्लो हो सकता है, तुम्हें पता है ना, तुम्हें पता है कि मेरा गैल्वेनोमीटर मैक्सिमम इतना करंट झेलता है, उसके बाद ब्लास्ट हो जाता है। तो तुम्हें आईजी की वैल्यू पहले से ही पता है, तुम्हें खुद को पता है कि आई की वैल्यू कितनी है, 100 एम्पियर आई है। तुम्हें पता है कि मैं जब ये दुकान से बेचूंगा तो मैं सामने वाले को बोलूंगा कि 100 एम्पियर से ज्यादा मत बेचना, तो ये आई की वैल्यू तुम्हें पता है। तुम्हें यह भी पता है कि आईजी कितना है, आईजी मतलब क्या, द अमाउंट ऑफ करंट दैट इज फ्लोइंग थ्रू गैल्वेनोमीटर, ये तुम्हें पहले से ही पता है, क्योंकि तुमने टेस्टिंग किया हुआ है कि अगर मैं 10 एम्पियर से ज्यादा भेजता हूं तो ब्लास्ट हो जाता है। तो तुम्हें आईजी की वैल्यू पता है, तुम्हें आई की वैल्यू पता है, तुमने बोला, तुमने पहले से ठाना कि मैं 100 एम्पियर के लिए ये डिजाइन कर रहा हूं, तो यू नो व्हाट्स आई इज, you know what's IG is, and you also know what's G is. What is capital G? It's the value of the resistance of galvanometer. गैल्वेनोमीटर का कितना रेजिस्टेंस है वो भी तुम कैलकुलेट कर सकते हो। तुमने व्हिटस्टोन पढ़ा है, तुमने मीटर ब्रिज पढ़ा है, और अगर तुमको मैंने होमवर्क दिया था केल्विन ब्रिज, अगर तुमने केल्विन ब्रिज पढ़ा होगा तो केल्विन ब्रिज की मदद से गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। You know what total current is, you know what's the current flowing through galvanometer is, and you know what's the resistance of galvanometer is. अगर तुम इस सबको यहां पे पुटअप कर दोगे तो तुम्हें ऑटोमेटिकली मिल जाएगा कि तुम्हें शंट रेजिस्टेंस यहां पे कितना लगाना है, और ये शंट रेजिस्टेंस ऑटोमेटिकली संभालेगा, ये शंट रेजिस्टेंस ऑटोमेटिकली संभालेगा कि तुम्हारा कितना करंट यहां पे आएगा, कितना करंट यहां जाएगा और कितना करंट यहां जाएगा, ऑटोमेटिकली संभालता है वो। बिकॉज यू आर नॉट जस्ट पुटिंग एनी वैल्यू ऑफ शंट, तुम कोई भी शंट की वैल्यू उठा के पुट नहीं कर रहे हो, तुम कैलकुलेट करके पुट कर रहे हो। बट अभी तक से मैंने तुम्हें क्यों नहीं बताया, क्योंकि मैं चाहता हूं कि सबसे पहले तुम एक एग्जाम्पल की मदद से ये समझ तो लो कि होता कैसे है। एक्स्ट्रा नॉलेज देने से अच्छा पहले एक एग्जाम्पल की मदद से तुम्हारे दिमाग में मैं डाल तो दूं कि हाँ ऐसा होगा, तो देखो ऐसा हुआ, फिर देखो ऐसा हुआ, तो फिर तुम्हारे दिमाग में एक रफ आइडिया तो बैठ जाता है। अब जब मैं तुम्हें ये बोलूंगा कि ये जो शंट रेजिस्टेंस है इसकी वैल्यू हमने ऐसे कैलकुलेट की, तो तुम्हें यकीन आ रहा है, अच्छा हाँ, मतलब सर ने ये बोला कि हमें पता था कि 100 एम्पियर करंट हम भेजने वाले हैं, ये गैल्वेनोमीटर 10 एम्पियर तक नाप सकता है, उससे ज्यादा भेजेंगे तो ब्लास्ट हो जाएगा, तो गैल्वेनोमीटर की वैल्यू 10 है। मुझे पता है कि गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस कितना है, एक फॉर्मूले में पुट करूंगा और मैं फिर ये शंट रेजिस्टेंस निकालूंगा जो ऑटोमेटिकली ये संभालेगा कि कितना करंट आता है, गैल्वेनोमीटर में कितना जाना चाहिए, यहां से कितना जाना चाहिए, वो खुद संभाल लेता है रजिस्टर। अरे कुछ समझ रहा है क्या, क्या ये बात तुम्हें समझ में आ रही है, क्या तुम्हें समझ में आ रहा है कि हमें शंट रेजिस्टेंस को पैरेलल में ही कनेक्ट क्यों करना है। आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाई वी हैव टू कनेक्ट द शंट रेजिस्टेंस इन पैरेलल? बोलो, बोलो। विजय जाधव, तो मुझे एक बात बताओ, मुझे एक बात बताओ, आप अभी तक से क्या समझा, नहीं 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 लिख रहे हो वहां पे आप, अभी तक से मैंने आपको क्या बोला, ये क्या किया मैंने यहाँ पे, ये क्या लिखा है, आप लेक्चर में किधर है आपका ध्यान, क्या लिखा है यहाँ पे, शंट रेजिस्टेंस क्यों लगा, ये बाईपास वाईपास किस खुशी में बताया आपको मैंने, क्या कर रहे हो लेक्चर में, किधर ध्यान है आपका, मुझे पहले इतना बताओ। स्टार्टिंग में मैंने ये किया, सेफ्टी के लिए मैंने ये बताया आपको, सबसे पहले सेफ्टी के लिए मैंने ये बताया कि आपको क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए, पब्लिक बताओ। अपन ने रेजिस्टेंस लगाया, क्यों लगाया अपन ने, शंट रेजिस्टेंस अपन ने क्यों लगाया पैरेलल में, बताओ मेरे को सब लोग, क्या लगता है आप लोग को, शंट रेजिस्टेंस अपन ने पैरेलल में क्यों लगाया, क्या लगता है, देखते हैं सब लोग का क्या जवाब आता है, बोलो। सेफ्टी, वो शंट रेजिस्टेंस एक्चुअली कर क्या रहा है, वो शंट रेजिस्टेंस एक्चुअल में कर क्या रहा है, उसका जॉब क्या है वहां पे, क्या वो करंट को डिवाइड कर रहा है, क्या वो करंट को डाइवर्ट कर रहा है, क्या वो गांव से ट्रैफिक को कम कर रहा है, क्या वो बाईपास से ट्रैफिक को डाइवर्ट कर रहा है,
ताकि गांव में ट्रैफिक जैम ना हो, ताकि हमारा गैल्वेनोमीटर ब्लास्ट ना हो। वो खुद से ज्यादा करंट ले रहा है। दैट्स रियली ग्रेट, दैट्स रियली ग्रेट क्लास। इस शंट रेजिस्टेंस को पैरेलल में कनेक्ट करने का और एक रीजन है, पर वो फिलहाल मैं आप लोग के साथ शेयर नहीं करना चाहता। अभी फिलहाल मैं आप लोग के साथ वो रीजन शेयर नहीं करना चाहता, क्योंकि उससे टॉपिक वापस डाइवर्ट हो जाएगा, ठीक है ना। एक और रीजन है, ऐसा रीजन है कि एमीटर का ओवरऑल रेजिस्टेंस बहुत ही कम होना चाहिए। एक और रीजन है, बट फिलहाल मैं चाहता हूं कि आप इतना ही समझो, ठीक है ना, इतना ही समझो। कभी ना कभी अगर कभी संडे वनडे मैंने एक्स्ट्रा लेक्चर लिया तो पक्का आपको और एक रीजन समझाऊंगा कि why we have actually connected the shunt resistance in parallel, और एक रीजन समझाऊं। बट फिलहाल आपको ये रीजन हरदम के लिए याद रखना है, ठीक है। फटाफट हम लोग एक काम करते हैं, हमारे पास फटाफट 8 मिनट का टाइम है, क्यों ना हम लोग टेक्स्ट बुक की दी हुई फॉर्मूलेस को भी हम लोग इजीली डिराइव कर ले। एक फॉर्मूला हमने डिराइव कर लिया है, I is equal to n times Ig. We have derived this formula and you know how this formula has arrived. ऐसे ही उठा खुचरा के फॉर्मूला नहीं आया, तुमको बहुत चीजें पता है कि ये फॉर्मूला कैसे आया, यू नो इट वेरी वेरी वेल। अब थोड़ा दिमाग लगाते हैं, थोड़ा और इसमें हम लोग को दिमाग लगाने की जरूरत है। अगर मैं इस पर्टिकुलर पॉइंट पे मैं केसीएल लगाऊं, केसीएल लगाने का मतलब इस पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर मैं किरचॉफ्स का करंट लॉ लगाऊं, तो किरचॉफ्स का करंट लॉ बोलता है द अमाउंट ऑफ करंट एंटरिंग अ जंक्शन इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ करंट लीविंग अ जंक्शन। अगर आपको याद आएगा तो बराबर कॉमन सेंस वाली बात है। अगर यहां से 100 एम्पियर का करंट आ रहा था, 10 यहां गया, 90 यहां गया, 10 प्लस 90 100 हो गया। सेम चीज मैंने यहां पे लगाई है, सिंपल सा मैंने केसीएल लगाया। तो आप देख सकते हैं हम लोगों ने टेक्स्ट बुक का पहला वाला फॉर्मूला जो यहां पे है उसको भी अचीव कर लिया। मैच नहीं हो रहा, मैच करके दिखाता हूं। यहां से उसने एक्चुअली आई एस की वैल्यू निकाली है, आई एस की वैल्यू आएगी आई माइनस आई जी। तो आप देख सकते हैं टेक्स्ट बुक का पहला वाला फॉर्मूला भी हम लोगों ने मैच कर लिया है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। सिंस एस एंड जी आर इन पैरेलल, यस वी नो, हमको भी पता है ये गैल्वेनोमीटर और ये शंट रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्टेड है। तो अगर शंट रेजिस्टेंस और गैल्वेनोमीटर पैरेलल में कनेक्टेड है तो क्या एस एंड जी आर इन पैरेलल। इसका मतलब क्या होगा, जब दो चीजें पैरेलल में होती हैं तो वोल्टेज अक्रॉस शंट रेजिस्टेंस विल बी इक्वल टू वोल्टेज अक्रॉस गैल्वेनोमीटर। बराबर है कि नहीं। इन दोनों पॉइंट के बीच में वोल्टेज एग्जैक्टली सेम होगा। अगर आप पोटेंशियोमीटर पढ़ के बैठे हो तो ये चीज सुनने के बाद आपको शॉक तो नहीं होना चाहिए कि अगर दो चीज पैरेलल में होती है तो पैरेलल में दोनों के अक्रॉस जो वोल्टेज होता है वो बिल्कुल सेम होता है। सीरीज एंड पैरेलल भी पढ़ाया था बीच में, एक एग्जांपल भी दिया था। तो जितना वोल्टेज गैल्वेनोमीटर के अक्रॉस होगा उतना ही वोल्टेज शंट रेजिस्टेंस के अक्रॉस होगा। तो ये Vs इज द वोल्टेज अक्रॉस द शंट रेजिस्टेंस एंड दिस Vg इज द वोल्टेज अक्रॉस द गैल्वेनोमीटर। अब ओम्स लॉ लगाएंगे। ओम्स लॉ बोलता है वोल्टेज इज करंट इनटू रेजिस्टेंस। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, व्हाट इज द करंट फ्लोइंग थ्रू दिस Is, what is the value of resistance S, what is the current flowing through this, what is the value of resistance, current into resistance, current into resistance। आप देख सकते हैं मैंने सेकंड वाला फॉर्मूला भी डिराइव कर लिया। हाँ या ना, ये दोनों फॉर्मूले सबको समझ में आए कि नहीं आए, पहले मुझे ये बताओ। एवरीबडी हैज अंडरस्टूड दीज टू फॉर्मूलाज और नॉट? पक्का सबको समझ में आ रहा है किस तरह से हुआ ये? सिंपल सा मैंने पैरेलल लगाया है और सिंपल सा मैंने पैरेलल में क्या कर दिया है, सिंपल सा मैंने पैरेलल में वोल्टेज को इक्वेट कर दिया बस। और वोल्टेज निकालने के लिए मैंने ओम्स लॉ लगा दिया, V इज इक्वल टू आई आर, V इज इक्वल टू आई आर। अब क्या, अब क्या, अब अगला फॉर्मूला चेक करते हैं। अब अगले फॉर्मूले में हमने क्या किया है, ये जो IS दिखाई दे रहा है, इस IS की जगह पे हमने जो फॉर्मूला निकाला है वो हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, ठीक है। और हम लोग S की वैल्यू निकालेंगे। तो IS की जगह पे मैं क्या सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं, I माइनस आई जी इंटू एस इज IgG। ये जो IS की वैल्यू है इसको मैंने यहां पे सब्स्टिट्यूट किया, तो यहां से मुझे S की वैल्यू क्या मिलेगी, ये नीचे जाएगा।
यहां से एस की वैल्यू क्या मिलेगी मुझे, नीचे जाएगा तो क्या आएगा यहां पे, आई जी, आई माइनस आई जी इंटू जी। हमारा पहला फॉर्मूला हाजिर है। क्या किया, आई एस की जगह पे जो मैंने ये वैल्यू निकाली थी वो मैंने सब्स्टिट्यूट की, बाद में मैंने उसको नीचे लेके गया यहां पे आई जी के, तो आई जी बाय आई माइनस आई जी हो जाएगा, और फिर एस का फॉर्मूला आपको मिल गया जो एग्जैक्टली आपके टेक्स्ट बुक के साथ मैच करता है। बोलिए, इज द फर्स्ट फॉर्मूला क्लियर इन एवरीबॉडीज ब्रेन? कम ऑन एवरीबॉडी, क्या पहला फॉर्मूला आपके दिमाग में क्लियर है, सिंपल है, शंट रेजिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला टेक्स्ट बुक के साथ मैच हो रहा है? बहुत ही बढ़िया, आगे बढ़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, अपने पास सिर्फ 3 मिनट का टाइम है। बिल्कुल ध्यान से देखिए सर, ये एन जो है वो एक गैल्वेनोमीटर के लिए फिक्स्ड है, हाँ एक पर्टिकुलर गैल्वेनोमीटर के लिए एन फिक्स्ड रहेगा, अभी हम वो भी कैलकुलेट करेंगे। अब हम क्या कर सकते हैं, हमारे अगले पेज में बिल्कुल ध्यान से देखेंगे, अभी अभी हमको शंट का फॉर्मूला मिला, आई जी अपॉन आई माइनस आई जी इंटू जी। हमें पता है कि आई की वैल्यू होती है एन टाइम्स आई जी, तो इसको उठा के यहां पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। कैसे होगा, S इज इक्वल टू ऊपर आई जी है, नीचे I के जगह पे n टाइम्स आई जी आपने सब्स्टिट्यूट किया, माइनस आई जी पहले से ही चल रहा है और यहां पे G पहले से ही चल रहा है। S विल बी इक्वल टू, ऊपर से IG बाहर निकाल लो और नीचे से भी IG बाहर निकाल लो, तो ऊपर बचेगा 1 अपॉन n माइनस 1 G। ये IG और ये IG कैंसिल हो जाएगा, S का वैल्यू आएगा, ये G ऊपर मल्टीप्लाई कर लो, G अपॉन n माइनस 1। हाजिर है आपका दूसरा भी फॉर्मूला। ये दोनों फॉर्मूले, एक ये रहा एक ये रहा, सिंपल मैथमेटिक्स लगाया है और कुछ भी नहीं है। बोलिए, ये वाला फॉर्मूला भी क्लियर है? इज दिस फॉर्मूला क्लियर? इज दिस फॉर्मूला क्लियर? डन है सब लोग के दिमाग में? ये वाला और ये वाला भी क्लियर हो गया? बहुत ही बढ़िया। एक लास्ट फॉर्मूला निकालना बाकी है, जरा उसके ऊपर भी ध्यान दे देते हैं। ये होगा हमारा 7th पेज। इसी वाली इक्वेशन का मैं यूज कर सकता हूं, आई कैन यूज दिस पर्टिकुलर इक्वेशन। मैं वापस यही इक्वेशन यूज कर रहा हूं। क्या है इक्वेशन? आई एस एस इज आई जी जी, ठीक है। अब मैं इसमें क्या सब्स्टिट्यूट करने जा रहा हूं, I इज इक्वल टू आई जी प्लस आई एस, ये मैंने पहले से ही निकाल के रखा था और ये इक्वेशन भी मैंने पहले से ही निकाल के रखी थी, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, इस वाली इक्वेशन से हम लोग आई जी की वैल्यू निकालेंगे। आई जी क्या होगा, I माइनस आई एस, और इसको मैं अब यहां पे सब्स्टिट्यूट करने जा रहा हूं। कैसे सब्स्टिट्यूट करूंगा, आई एस एस इज इक्वल टू, आई जी की जगह पे मैं क्या सब्स्टिट्यूट करूंगा, आई माइनस आई एस जी। याद रखिए ये इक्वेशन कहां से है आपको पता रहना चाहिए, वी एस इज इक्वल टू वी जी से हमने ये इक्वेशन लिखा, ये इक्वेशन हमने केसीएल से लिखा। अब यहां से मैंने आई जी निकाला और आई जी को मैंने यहां पे सब्स्टिट्यूट कर दिया, ठीक है। अब थोड़ा इसमें ब्रैकेट ओपन करो, आई एस एस आई जी माइनस जी टाइम्स आई एस, ये ब्रैकेट मैंने ओपन कर दिया। अब आई एस के टर्म साथ में लिखो, आई एस एस प्लस आई जी एस इज इक्वल टू आई जी। ये जो था माइनस में था, यहां पे आएगा तो प्लस में हो जाएगा। अब कुछ कॉमन ले लो, क्या कॉमन ले सकते हो आप यहां से आई एस कॉमन ले लो, अंदर बचेगा एस प्लस जी इज इक्वल टू आई जी। अब क्या करना है, अब अपने को निकालना है क्या, लास्ट स्टेप में क्या निकालना है अपने को, आई एस बाय आई निकालना है। यहां पे आई एस है, यहां से आई नीचे ले लो, यहां पे पहले से ही जी है,
यहां से S प्लस जी नीचे ले लो, यू कैन सी आपका फाइनल फॉर्मूला भी हाजिर है। डेरिवेशंस सिंपल है एकदम। क्या आपको फर्स्ट स्टेप समझा था? फर्स्ट स्टेप सबको समझा था, ये कैसे आया था? पैरेलल है इसलिए VS और VG को हमने बराबर किया, उसके बाद हमने लगाया ओम्स लॉ, यहां पे हमने IS की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट किया, पहला फॉर्मूला हम लोग ने निकाल दिया। सेकेंड फॉर्मूला निकालने के लिए आपने क्या किया? आपने जो अभी फॉर्मूला निकाला उसमें सिर्फ ये सब्स्टिट्यूट करना है आई की जगह पे, n टाइम्स IG खाली आई के जगह पे सब्स्टिट्यूट करना है, फिर आप उसको वापस सॉल्व करोगे और आपको फाइनल फॉर्मूला आ जाएगा। लास्ट फॉर्मूला निकालने के लिए पहले फॉर्मूले में अगर आप नोटिस करोगे तो IS की जगह पे सब्स्टिट्यूशन किया था, अभी वही करना है, बस IG की जगह पे सब्स्टिट्यूशन करना है, यही फॉर्मूले की मदद से वापस पूरा सॉल्व करना है और IS बाय I निकालना है। यस और नो बोलो, बोलो क्या आपको समझ में आ रहा है? यस और नो एवरीबॉडी, रिप्लाई रिप्लाई, इज दैट ग्रेट इनफ? समझा है गैल्वेनोमीटर टू एमीटर? हैव यू अंडरस्टूड गैल्वेनोमीटर टू एमीटर एवरीबॉडी?